अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खैरियत सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। समीम भाई जी, जुड़ रहे हैं कि हाँ हाँ जरूर जरूर। अस्सलाम इंशाअल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ शकील साहब थोड़ा इधर आइए। कौन सा है ये है? हम इसको शो सेल्फ व्यू, ये अब ये क्यों लगा दिए हैं? देख रहे खटपट रहा है इसलिए। हटाइए, असली वाला दीजिए, हमको नहीं चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अहबाब? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल बात करी छ त मौत कला हो साहब। और हासिम कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बेटा, कहने वालेकुम सलाम। मोहम्मद की आवाज खोल दीजिए, मोहम्मद की आवाज खोलिए। हाँ मोहम्मद, कहाँ पहुंचे मोहम्मद? मोहम्मद रूस गया छो। हैं? रूसल छो नहीं, मोहम्मद। आप पढ़ते माशाल्लाह, आप कह के मैं कहीं पढ़बो बढ़िया से। ए साला मुतवा कैसा है? देखो ये नई चीज अच्छा ना है ना, क्या तरतीब से बात करो। कौन है भाई ऐसा जर्री आदमी मुतवा को वाली देते? माशाल्लाह एक नए आदमी जुड़ गेल हो कासिम अली साहब 70 जिला से अब्दुल मुबीन भाई माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वही है ना रहो खतरे में। देखिए मोहम्मद के, मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन आमीन आमीन। दे कते निकला ये का मोहम्मद। पर भी बेटा पुराना है। हाँ
चलो पेड़ का सुना बता तो कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس नेट बहुत स्लो है जज़ाकल्लाह। नेट कट गया बेटा तो अल्लाह माशाल्लाह है ने सब दिन आबा है ना हर जुम्मा के जाएगा सुनाबा कुछ ना कुछ। ठीक है बेटा। जी शेख कासिम, सलाम अलैकुम। आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। आ रही है आपकी आवाज? जी खत्म हो गई यार। हाँ 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 माशाल्लाह मोहम्मद स्कूल ड्रेस में है आज। माशाल्लाह। हाँ हाँ। और बाकी अहबाब हमारे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हम अभी हाँ चलिए अब्दुल समद साहब जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे और बाकी लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो लोग भी इंशाल्लाह जो है जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलिए मैं बाज़ाब्ता जो है प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और प्रोग्राम के जो हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं इंशाल्लाह जब आएंगे तो मौजू की वो लोग वजाहत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे दीनी मिल्ली व इस्लामी भाइयों, मकसद हयात की जानिब से ये जूम प्रोग्राम जो कई महीनों से जारी है, जिसके ज़रिए से हम लोगों ने माशरे के अंदर बहुत सारे काम भी किए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इसको जारी व सारी रखे और मकसद हयात की खिदमत को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ क़बूलियत बख्शे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो मौजू है वो भी जनगणना के मुतालिक है। जनगणना जिसमें नेपाल के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब के मानने वाले हों, जितने भी भाषा के बोलने वाले हों, हर एक की काउंटिंग होती है। किनके पास कितनी जायदाद है, कितनी दौलत है, कितनी औलाद है, कितने बच्चे हैं, क्या चीज़ का घर है, कितने कर्जे लिए हैं, ये सारी मालूमात वहाँ पे फराहम करनी होती है, लिखनी होती है और फिर हुकूमत आपके लिए जो आपका अधिकार होता है उसी हिसाब से वो आपके लिए अधिकार को मुतय्यन करता है। ये बहुत ही अहम है कि आप कितने परसेंट नेपाल के अंदर हैं। उसमें सब मजहब के मानने वाले लोग हैं कि कौन कितने मजहब के मानने वाले हैं। हिंदू वहाँ पे कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, हर एक धर्म के मानने वाले लोग कितने हैं, कितनी तादाद में है। इसी तरह से नेपाल में 300 के लगभग भाषा बोली जाती है। 300। आप जब गूगल खोलेंगे वहां पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लिखिए वहां पे कि नेपाल के अंदर कितनी भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज ऑफ द नेपाल,
तो आपको पता चलेगा कि वहां पे नेपाल के अंदर सिर्फ 300 भाषाएं हैं जो वहां पे बोले जाते हैं। और अहम ये होता है कि मातृक जो भाषा होता है वो बहुत ही अहम होता है कि मातृक भाषा के अंदर जो है आप क्या बोलते हैं, कौन सा मातृक भाषा वहां पे ज्यादा बोली जाती है, उसकी ज्यादा अहमियत होती है। बहरहाल इसके मतलब हम लोग गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं और प्रोग्राम के आगाज के लिए हम कुरान की तिलावत के लिए दावत सुखन देते हैं अब्दुल समद बिन अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह को। वो तिलावत कुरान से इस मजलिस का आगाज फरमाएं। अब्दुल समद बिन अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी बेहतरीन अंदाज में तिलावत कुरान अभी आप समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला बाबू अब्दुल समद की ज़बान बयान में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तिलावत कुरान मजीद के बाद नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत सुखन दूंगा शकील अहमद साहब को। वो नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम नाते अस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वरहमतुल्लाहि वसल्लम पे चंद अशआर समाअत फरमाएं। इरशाद। ये मदहो शाहिदी का उन्वान बोलता है, ये मदहो शाहिदी का उन्वान बोलता है। हक में रसूल हक के हक में रसूल हक के कुरान बोलता है, ये मदह शाहिदी का उन्वान बोलता है। ईमान के मकाबिल कोई नहीं जहां में, ईमान के मकाबिल कोई नहीं जहां में। ये है ग़ज़वे बदर का
ये है गज़वे बदर का मैदान बोलता है, ये मदहो शाहिदी का उन्वान बोलता है। तस्दीक उसी की कीजिए जिसके हो सब मुक़ल्लिद, तस्दीक उसी की कीजिए जिसके हो सब मुक़ल्लिद। नबियों में हर नबी का, नबियों में हर नबी का सुल्तान बोलता है, ये मदहो शाहिदी का उन्वान बोलता है। अपनी तरफ से कुछ भी कहते नहीं पैगंबर, अपनी तरफ से कुछ भी कहते नहीं पैगंबर। तस्दीक में नबी की, तस्दीक में नबी की कुरान बोलता है, ये मदहो शाहिदी का उन्वान बोलता है। कर बंदगी खुदा की इताअत करो नबी की, कर बंदगी खुदा की इताअत करो नबी की। अय्यूब तेरे घर का, अय्यूब तेरे घर का मेहमान बोलता है, ये मदहो शाहिदी का उन्वान बोलता है। लिखना अनीस हर पल हम दो सना कलम से, लिखना अनीस हर पल हम दो सना कलम से। ये महफिले सना का, ये महफिले सना का दरबान बोलता है, ये मदहो शाहिदी का उन्वान बोलता है। हक में रसूल हक का कुरान बोलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तरन्नुम खेज़ आवाज़ में आप नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे, और ये इनका खासा है जो हमेशा बेहतर से बेहतर अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हैं और हम सबको महसूस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़बान में मज़ीद चाशनी पैदा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है, फिर आ गए तो तुम्हारा अब्बा ने फोन किया? जी हमारे साथ अभी शेख मुस्तकीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ गए हैं। तो अभी आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है जनगणना, जो हर 10 साल पे नेपाल में किया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में रवाज है कि हर मुल्क के लोग अपने अपने वासियों की गिनती करते हैं, वहाँ के रहने वालों की गिनती करते हैं, और उसी हिसाब से जो उनके हुकूक होते हैं वो उन्हें देने की वो कोशिश करते हैं। और ये हुकूमत की जानिब से होता है, जो पूरे दुनिया के ममालिक के अंदर किया जाता है। नेपाल में भी चूँकि 10 साल के बाद किया जाता है, और इसके अंदर पहले क्या होता था नहीं होता था हम सबको भी उतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन चूँकि इस बार हम लोगों के सामने किया जा रहा है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम लोग इसमें हिस्सा लें, देखें, परखें, समझें क्या है इसके अंदर नहीं है, और क्या हुकूक हमें मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कितने अफराद हों तो क्या मिलता है,
और कितने भाषा किस तरह की हों तो उन्हें क्या हुकूक मिलेंगे, ये सारी मालूमात होती हैं जो हम सबको नहीं मालूम, और हमें चाहिए कि हमसे इस मालूमात को फराहम करें, खुद भी जानकारी हासिल करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जो हमारी आवाम बिल्कुल इससे क्या कहते हैं नाबलग है, जिन्हें इन सब चीज़ों की मालूमात नहीं है, उन तक हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग उन तक जो है इन बातों को पहुंचाएं। जानो जानो अल्लाह कूद करके ताला बात हम लोगों को इस बात की तौफीक दे कि हम लोग जो है इसके ऊपर काम करें और अपने अपने इलाके के अंदर जो लोग भी अपने इलाके के अंदर हो, जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्या कहते हैं नगर पालिका, गांव पालिका, शहर और अपने नगर के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो अपने तय करने की कोशिश करें। यही आपके लिए बहुत है और काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। हम लोग इस मरतबा कुछ हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को पहले जनगणना क्या चीज़ें मालूमात में नहीं थी, अभी बहुत सारे लोगों को मालूमात हो रही है, बार बार जो है मीटिंग की जा रही है, बार बार जो ऐलान किया जाता है, बार बार लोगों को समझाया बुझाया जाता है, तो यकीनन बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे हमारे बगल में एक है शेख जिक्रुल्लाह साहब, माशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी आवाज़ को जितने भी तकरीबन जितने भी हमें जानने वाले पहचानने वाले थे, जितने भी ग्रुप्स थे, सब के अंदर मैंने डालने की कोशिश की, वहां तक उनकी आपकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की। उसकी असल वजह यह है कि सारे लोग जो है इस चीज़ को जानें, समझें और मुकम्मल तरीके से जो जनगणना वाले हैं उनका वो लोग मुकम्मल साथ दें। बल्कि शेख जिक्रुल्लाह भाई इंशाल्लाह हम बाद में उनसे भी सुनेंगे, उनसे भी उनको भी चाहेंगे कि वो भी हमारा साथ दें, वो भी हमारे साथ बोलें और इंशाल्लाह आखिर में हम सबको वक्त देते हैं। पहले जो हमारे मुकर्रिर जो हमारे खतीब होते हैं वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, उसके बाद हम सबको बाद में बात करने का मौका देते हैं और हम लोग जो है एक दूसरे से मशवरा लेते हैं और बात करते हैं। तो जिक्रुल्लाह भाई का कहना था कि वहाँ पे जो भी हमारे 2-4 ज़िले हैं इंशाअल्लाह हम घर जा रहे हैं और जाने के बाद जो है उन सारे अज़ला के अंदर हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे, वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे और लोगों तक जो है मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों के अंदर ये जागरूक है और जागरूकता करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने भी इन आवाज़ को सुना, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे टेलीफोन की कि ये काम जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए। बल्कि जो लोग जिन जिन दूसरे कामों के अंदर उलझे हुए हैं, लगे हुए हैं, इन सारे काम को अभी मुअख्खर करें और ये जो अभी काम है इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ 10 साल के अंदर होता है और बाकी काम तो आप हमेशा कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जनगणना बहुत ही अहम चीज़ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें और दूसरों को समझाने की कोशिश करें, खुद भी समझें और दूसरों तक इस मालूमात को फराहम करने की कोशिश भी करें। तो आज के जो हमारे खतीब हैं, मुकर्रिर हैं, अभी जैसे पहले हमारे खतीब हैं हमारे शेख मुस्तकीम मदनी हफिज़हुल्लाह साहब, वो हाजिर हो चुके हैं और चूँकि ज़ाकिर नहीं समीम भाई जो है जो मुस्लिम आयोग के वो सदर भी हैं, तो अभी यूरोप के अंदर है। कल उनसे बात हुई थी तो वो कहते कि मैं अभी यूरोप में हूँ, चूँकि टाइम का भी फ़र्क होता है, आपके यहाँ दूसरा वक्त होगा, मेरे यहाँ दूसरा होगा, फिर भी मैं टाइम देने की कोशिश करूँगा। और ये उनका भाई जो था मैंने आपके इसमें डाला भी था ताकि लोग समझ लें और आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैंने उनको भेज दिया सब कुछ। तो दावत सुखन दूंगा शेख मुस्तकीम मदनी हफिज़हुल्लाह को कि जनगणना के ताल्लुक से आप थोड़ी सी बात बताएं लोगों को कि क्या अहमियत है और ये हमें किस तरह से किस हद तक लोगों तक मालूमात फराहम करनी चाहिए और इसमें हम लोग कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, कैसे लोगों तक मालूमात फराहम कर सकते हैं और उसके लिए क्या 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 अहदाफ हो हमारे, कैसे कैसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाए, गांव में किन किन लोगों को चुना जाए, कैसे चुना जाए। तो मैं दावत सुखन दूंगा शेख मुस्तकीम मदनी हफिज़हुल्लाह को कि वो अपना मौक़िफ़ बयान फरमाएं। अपना वीडियो और ऑडियो खोल लें शेख मुस्तकीम मदनी हफिज़हुल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। उलमाए किराम और मकसद हयात टीम के साथी हजरात और दिगर मुशारिकीन हजरात, असर नमाज के बाद तो मैं भूल ही गया कि ये प्रोग्राम था, लेकिन मौलाना कासिम साहब की याद दहानी के लिए शुक्रिया, उन्होंने व्हाट्सएप पर मिस कॉल दिया तो मैं समझ गया कि मतलब वही है, लेकिन अभी तक हाजिरीन की तादाद बहुत कम है। बहरहाल
मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये कि इलाकाई तौर पर या नेपाल में जो दानिशवरान या उलमाए किराम है उनमें से अक्सर इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ये मेरी राय है। और जिसका इजहार जो है इस तरह से होता है कि कोई चहल पहल और कोई उसमें उन लोगों की सहभागिता, कोई मुशारकत नहीं देखी जा रही है। तो ये थोड़ा जो है मुश्किल का बाइस है। इसलिए जितनी मेहनत कतर में बैठ कर के हमारे भाई हजरात कर रहे हैं, उनका जो है थोड़ा सा भी हिस्सा अगर हमारे नेपाल में होता तो इंशाअल्लाह ताला सबके दिलों में ये बात आ जाती। अला कुल्ल हाल हम लोग कोशिश करें, इंशाअल्लाह कोशिश में ही कामयाबी है। पहली बात यह कि जनगणना ये हमारा हक है और जब तक हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे उस वक्त तक हमारी न कोई पहचान होगी, न कोई हकीकत होगी, न हमारे लिए कोई रिजर्वेशन, न कोई तालीम में, न कहीं जो है नौकरी में, न किसी चीज़ में। तो इसलिए हमें इस चीज़ में खुलकर हिस्सा लेना है और हमारे जो दानिशवरान हैं, हमारे जो उलमाए किराम हैं और ख़ास करके जमीयत व जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो इस पर एक जो है मशरिक़ व मग़रिब और वसत नेपाल में एक टीम बने और वो टीम गाँव-गाँव जा कर के और जगह-जगह जा कर के लोगों को जगाएँ, लोगों को बताएँ कि ये जनगणना है, इस तरह से ये मामला है, इस तरह से ये है, इस तरह से ये लिखना है, इस तरह से ये लिखना है। और चूँकि 10 साल के बाद ही फिर ये मामला आने वाला है और हमारी और आपकी जो है पहचान इसी से होती है। तो इसलिए जो है ये व्हाट्सएप पर लिखना और ज़ूम मीटिंग करना और ये सब असबाब हैं इसकी कामयाबी के, लेकिन हदफ तक पहुँचने के लिए जब तक हम नेपाल में मैदानी सतह पर जागरूकता का काम नहीं करेंगे, जगाने का काम नहीं करेंगे अवाम को, या जो हमारे उलमा और दानिशवरान जो इसकी अहमियत नहीं समझते हैं या सोए हुए हैं, तब तक हमें कामयाबी मुश्किल है मिलना। तो इसलिए मैं मकसद हयात टीम के साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप लोग जो है मशरिक़ मग़रिब यानी शर्क़ नेपाल, वसत नेपाल और ग़ुर्ब नेपाल, इन तीनों जगहों में अगर मुमकिन हो सके तो कुछ लोगों की टीम मुकर्रर करें और मुकर्रर करके गाँव, इलाका, ज़िला जा कर के लोगों को बताएँ। रेडियो, नेट और वगैरह सबसे लोगों को बताएँ, तब जाकर के लोगों को मालूम होगा कि इसकी क्या हकीकत है और हमें इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना है, सही मालूमात हमें पेश करनी है इसमें। तो ये हदफ, ये तरीक़ा अगर हम इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे पता चला, हमारे गाँव में भी जब हम क्लास के लिए आ गए मदरसा, तो एक औरत आई हुई थी, अब पता नहीं वो क्या करने के लिए, मेरा लड़का से जो सवाल किया वो उसने लिख दिया, लेकिन जनगणना का तौर तरीका नहीं लग रहा था। मदरसे में भी आई थी वो औरत, मदरसे में भी पूछी कितनी बच्चियाँ हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने क्या हैं, कितने क्या हैं। फिर जो है मकतब में भी गई थी और हर जगह नंबर लिखी, तो पता नहीं वो क्या था, अल्लाह जाने कितनी मुर्गियाँ हैं, कितने बत्तख हैं, कुत्ता है कि नहीं, बिल्ली है कि नहीं, ये सब पूछ रही थी। तो वो भी जनगणना ही का हिस्सा है या क्या, ये भी मुझे मालूम नहीं। और 18 गते तक का जो मामला था, तो मैं पूछ रहा हूँ शेख कासिम साहब से, अगर आपको मालूम हो 18 गते तक ये क्या था और फिर जो है जनगणना कब शुरू होगा, दूसरे किस्तों में दूसरी बार ये फिर शुरू होने वाला है या क्या? इसलिए कि सितंबर, दिसंबर या नवंबर तक जाने वाला है। तो बहरहाल आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके ज़िम्न में जो है कुछ टीम मुकर्रर करें, टीम बनाएँ तो कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा और आपका हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बड़ी मुख्तसर अंदाज में बहुत सारी बातें आप कह गए, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। मुख्तसर सी बातें होती हैं और ये बहुत ही कहते हैं कि फसाहत और बलागत के हिसाब से होती है। चंद बातें आप लोगों को समझा दें और कह दें, बड़ी बात होती है। और ये चीज़ें क्या है कि आपके ज़रिए से दूसरों तक ये बातें पहुँचेंगी इंशाअल्लाह, आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचेंगी। जो आपके चाहने वाले, जो आपके मानने वाले लोग हैं, जो आपके करीबी हैं, कम से कम उनकी समझ में तो ज़्यादा ही बातें आएँगी। तो जो लोग इस तरह से हमारे भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप लोग भी जो है इस तरह से अपनी आवाज़ में अपनी बातों को समझाने की कोशिश करें, ताकि जो आपके करीब के लोग हैं, कम से कम उन्हें आपकी बात समझ में आए।
और उनको समझाने की कोशिश करें कि हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है और ये फिर 10 साल के बाद ही होने वाला है। ये सारे मामलात हैं जिसके लिए हमें और आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से हमारे साथ अभी हमारे जलाल भाई जो कतर से अभी नेपाल गए हुए हैं और नेपाल के अंदर ज़मीनी सतह पे वो काम भी कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये बड़े ही मुतहर्रिक किस्म के आदमी हैं। कभी कभी इंसान जो है काम करते 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 रास्ता फिसल भी जाता है ना। चंद बातें कभी कभी आ जाती है, तो जहाँ पे बर्तने होते हैं वहाँ पे कहते हैं हड़बड़ाहट भी होती है। हमें दाई जो होता है, दाई को इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर जो है एक सूरत मुकम्मल नाजिल की है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, है ना। जब आप हक़ की वसीयत करेंगे, मुसीबत आएंगी तो आपको सब्र भी करना है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐसे लोगों के साथ। बहरहाल हमें एक जो दाई होता है, दाई के अंदर वो सिफात होनी चाहिए कि जब हमें कोई बात कहे तो हमें बर्दाश्त करने की क्षमता भी हो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। हमारे साथ हमारा अभी शेख अब्दुल रहीम साहब भी जुड़े हुए हैं और शेख ज़िक्रुल्लाह साहब, ये माशाल्लाह शेख ज़िक्रुल्लाह साहब जो है यहाँ पे कई बरसों से काम कर रहे हैं। तकरीबन 200 से 300 तकरीबन कतर से इन्होंने मस्जिदें बनवाई है नेपाल के अंदर। बहुत बहुत सारा काम इन्होंने किया है यहाँ से और बड़े खिदमात हैं नेपाली मुसलमानों के लिए इनके। और अभी उनका कहना था, मैं चाहूँगा कि वो खुद बोलें कि जनगणना के तल्लुक से उन्हें क्या मालूमात है, उनके गांव में कौन लोग आए, किस तरह से आए, है ना, और अभी क्या करना चाहते हैं वो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं और जो समझ रहे हैं इसके फ़वाइद को, तो दूसरों तक ये फ़ायदे पहुँचाने की कोशिश करें। जैसे अभी सब पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पूछ के गए हैं कितनी मुर्गियाँ हैं, कितनी बत्तखें हैं, कितने बैल बकरियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या। ये सब ही जनगणना का हिस्सा है। पहली मरतबा जब आते हैं तो वो आपके गार्जियन का नाम पूछते हैं, है ना, कि ताकि दोबारा जब वो जनगणना वाले आएंगे तो उन्हीं से वो सवालात करेंगे। वो उनका हाजिर रहना उस तारीख का, उस डेट का जरूरी है, उस डेट के ऊपर कि वो जो गार्जियन जिसका नाम लिखा हुआ है वो उस डेट को हाजिर रहे। और जिनको नहीं मालूम हो तो नेपाल में जब भी आप कॉल करते हैं तो एनसेल वाले ये फ्री में वक्त जो है फराहम ये कर रहे हैं। सारे लोग ऐलान करें कि ना करें, लेकिन एनसेल वाले जो है, एनसेल वाले अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनगणना के मुतालिक, कितने तारीख को है, कैसे है, जनगणना वाले जाएंगे, आप उसमें हिस्सा दीजिए, हाथ बटाइए। वो सब बार बार नेपाली में वो आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जब भी कोई नेपाल फोन करता है, यहाँ से फोन करे या नेपाल से नेपाल में फोन करे, तो घंटी यानी वहाँ पे वो जब तक वो नहीं उठाएंगे तब तक वो आपको बताते रहेंगे कि कितनी तारीख को जनगणना है। और वो सारी बातें एकदम आसान सी चीजें हैं और सबको ये मालूमात है और होनी भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ हमारे ज़िक्रुल्लाह साहब से, मैं चाहूँगा ज़िक्रुल्लाह भाई आप जो है अपना ऑडियो खोल लें और हमें बताएं कि जनगणना से क्या हमें हासिल होगा और क्यों जरूरी है और आप इसके मुतालिक क्या करना चाहते हैं। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये जनगणना के लिए यानी हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है यानी ये इसके लिए भरपूर तैयारी की जरूरत है हमें यानी। और अभी हमारे भाई साहब जो बोल रहे थे कि ये क्या आया है, तो ये घर शुमारी था नहीं। अभी जो लिख के लेकर गया है ये सब घर शुमारी है नहीं, ये सिर्फ घर में वो मार्का लगा के गया हुआ है नहीं। और असल में इसकी जनगणना ये 25 कार्तिक से 9 यानी अगले महीना 9 गते तक है यानी ये 25 कार्तिक से अगहन 9 गते तक होगा यानी ये मेन जनगणना यानी। इसके लिए हमें फील्ड में काम करने की जरूरत है मेन यानी। और यानी अपने घर पे हम सब ये बता दे, ये वो लोग, ये जो नाम लिखने वाला है इसमें कोई मुस्लिम नहीं है नहीं, ये सब गैर लोग हैं नहीं। तो हमें क्या मतलब यानी हर जब भी हमारे गांव में अगर जनगणना का जो भी आदमी आता है तो उसके पीछे हम 1-2 आदमी अपने गांव के लगा दे यानी इस पे ध्यान देने की जरूरत है यानी। न कि सिर्फ हम लोग आपस में बात करते रहे, इससे काम नहीं चलेगा यानी। मेन मैदान में काम करना होगा यानी। हर गांव में हमारी टीम है, हर गांव में हमारे उलमाए किराम है। और जितने भी मसलक के है, ये नहीं कि ये फलाने और ये नहीं, हम सबको एक पटरी पे आके इसके लिए एक बनना होगा और नेक बनना होगा। और यानी हम सब मिल के काम करेंगे तब हमारी कामयाबी मिलेगी यानी। जी इसके लिए मेन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मैं घर जाऊंगा इंशाल्लाह। और
मैं यानी रौतहट जिला और सरलाही और 12 परसा इंशाल्लाह जो हो सकता है, इंशाल्लाह जो खिदमत होगी इंशाल्लाह मैं अपने तरफ से करूंगा। और आप तमाम लोगों से भी ये गुजारिश है कि हर जगह अपने गांव में कम से कम यानी ये कॉल करके कहे कि मतलब ये ना बताए कि मेरा बेटा कोई विदेश रहता है नहीं वो। हेलो, मेरी बात आवाज सुन रहे हैं इससे कासिम कासिम भाई? जी जी इनका आ रही म्यूट आ कर रही है। दीजिए। मैं थोड़ा सा कुछ लोग हैं जिसके मैं बंद कर देता हूँ। जी 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 जी। तो इस पे मेन ध्यान देने की जरूरत है यानी कि हर गांव में पहुंचा जाए और सब घर घर ये बात बताई जाए कि मतलब मेरा बेटा कोई विदेश नहीं रहता है। यही मतलब आप जो कहे हैं कि यही है, कहीं रिश्तेदार में गए हैं या ऐसे कह के अपना नाम दर्ज करवाए, तब हमारी पूरी गिनती शुरू होगी और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाबी पाएंगे यानी। जी और जी इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। यानी ये बहुत कासिम भाई की मेहनत जो है अल्लाह ताला यानी अल्लाह उन्हें अजर अजीम अता फरमाए और बहुत बड़ी ये कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। यानी जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कासिम भाई। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया जिक्रुल्लाह साहब, आपका अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अभी शमीम साहब से बात कर रहा था, हमारे भाइयों के जो सदर हैं उनसे बात कर रहा था, है ना। वो असल में यूरोप में है, वो भी पता नहीं दिन है कि रात है, क्या अजीब है थोड़ा मामला दुनिया का, है ना। और ये सब चीजें अल्लाह की एक निशानियां हैं जो हम लोग दिन अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले जमाने में तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, सोचते थे कि रात आती है और दिन जाते हैं। अभी तो पता चल रहा है कि बस सूरज कभी गुरूब भी नहीं होता है, हर जगह गुरूब, कहीं यहाँ सूरज कहीं वहाँ सूरज रहता ही है। बहरहाल ये अल्लाह का निजाम है जो वो अब चला रहा है। तो उन्हीं से बात तो हो ये रही थी असल जनगणना ये 25 गते से 9 यानी 9 गते तक है, यानी 25 कार्तिक से 9 अगहन तक यानी। इम्तियाज साहब आ गए हैं, इम्तियाज साहब आ गए, मुझसे पूछ लीजिए। हमारे अभी जो दूसरे खतीब भी हैं, तीसरे खतीब समझिए, तो वो हमारे हैं इम्तियाज आलम साहब, जो पिछले कई जुमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाजिर हो रहे हैं माशाल्लाह। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें बहुत सारी मालूमात फराहम कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये जो है जनगणना वालों की तरफ से सुपरवाइजर भी है, जिसके जरिए से हम लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। माशाल्लाह ये अपना वक्त दे करके, बड़ी कीमती वक्त है इनके पास, जो अभी काम में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो हमारे साथ वो बात भी करते हैं और काम भी करते रहते हैं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि ऐसे वक्त में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे दूसरे खतीब हैं जो अभी आप को बताएंगे कि ये जो पहला जनगणना था वो क्या था और अभी जो दूसरा जनगणना आने वाला है वो कब से है और उसकी क्या अहमियत है। तो मैं दावत सुखून दूंगा इम्तियाज आलम साहब को, और ये भी 12 परसा से हैं। तो आप आएँ और इसके बारे में मुतालिक हमें बताएं कि पहले जो आया वो क्या है और दूसरे जनगणना जो होने वाला ये कब से है और इसकी क्या अहमियत है, ऐसे हमें क्या फायदा मिलेगा। जी इम्तियाज साहब, अपना वीडियो भी खोल लें, अच्छा रहेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम इम्तियाज आलम है। जी जी और वैसे तो मैं एक मालिम दीन हूँ, लेकिन एक बैचलर डिग्री होल्डर होने की हैसियत से मैंने इसमें सुपरवेक्षक के रूप में अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए से मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ और सुपरवेक्षक के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। पहला जो जनगणना था इसके ताल्लुक से मैंने गुज़श्ता जुमे को भी बतलाया था और उसके एक एक महल यानी एक एक कॉलम के बारे में सबको आगाह भी किया था, उसकी अहमियत के बारे में भी रोशनास किया था कि जो पहला जो जनगणना है उसके अंदर उसका असल जो मकसद है वो सूचीकरण करना, यानी एक लिस्ट तैयार करना जिसमें ये पता चल सके कि कितने तादाद में लोग हैं, कितने घर हैं, यहाँ तक कि ऐसे घर भी जो गिनती में नहीं आते, खाली हैं या वगैरह वगैरह। और उसके अलावा उसके अंदर जिस कॉलम में जो बातें पूछी गई थी उसकी भी मैंने तफसील के साथ बतलाया था। और दूसरा फार्म, दूसरे चरण का जो गणना है उसके ताल्लुक से भी मैंने बताना शुरू किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने कहा था कि अगले हफ्ते इसको रखा जाए। तो मेरे ख्याल से पहले के बारे में वो काम मुकम्मल भी हो चुका है। भादो 30 गते से लेकर के आपको असोज 18 गते तक ही था। और जो लोग उसमें छूट गए हैं तो मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे उसका लिंक दे रखा है कि जो लोग छूटे हुए हैं उस लिंक के मार्फत अपनी जो है गणना करवा सकते हैं, जो लोग छूटे हुए हैं।
तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारे पास कोई सुपर्वेक्षक या कोई भी जो है सुपरवाइजर पहुंचा ही नहीं गिनती करने के लिए, तो उनके लिए इस तरह का ऑप्शन है। अब ये असल गणना जिसको कहा जाता है, मुख्य गणना जिसको कहा जाता है, वो है आपके जो है कार्तिक 25 गते से लेकर के मंगसिर 9 गते के बीच में आप लोग गणक लोग जाएंगे, आप लोग के घर में जाएंगे और वही सूचीकरण लेकर के जाएंगे, वही लिस्ट और लेकर के जाएंगे जो हम लोगों ने तैयार कर रखा है। उसमें शुरू की वही सब बातें होंगी, किस प्रदेश के हैं, जो प्रदेश जो है किस जिले का है, कोड वगैरह वो लोग खुद से डालेंगे। उसी तरीके से जो नाम हम लोगों ने घर मूली का नाम यानी परिवार मूली का नाम या घर मूली का नाम कहिए या परिवार मूली का नाम कहिए, अगर एक घर है तो घर मूली का नाम, या अगर एक घर में 2 परिवार है तो परिवार मूली का नाम। उसमें एक इजाफा ये होगा, वो लोग जाने के बाद आपका संपर्क नंबर, कांटेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर भी मांगेंगे। और ये मोबाइल नंबर आपको मैं बता दूं, देने से आप लोग हिचकिचाए नहीं, इसलिए कि ये मोबाइल नंबर गोप्य होगा, इसलिए कि हम लोगों को गोप्य की शपथ लिया हुआ है और हम लोगों को बाकायदा फॉर्म में इस चीज का बताया गया कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी का भी मोबाइल नंबर किसी से शेयर ना किया जाए। और दूसरी चीज जो इससे पहले कई हमारे भाइयों ने सवाल किया कि हमारे घर में कुछ लोग हैं लेकिन इस इलाके में नहीं रहते, मिसाल के तौर पर मैं 12 कलैया का हूँ, लेकिन हमारे कोई घर का कोई फर्द जो है काठमांडू में रहता है, तो उसकी भी गणना इसी पहले वाले फॉर्म के अंदर जो है मुख्य प्रश्नावली इसको कहा जाता है। तो इस मुख्य प्रश्नावली में सबसे पहला जो खंड होता है वो परिचयात्मक खंड होगा। तो परिचयात्मक खंड में ये सारी चीजें आएंगी। तो परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं, महिला और पुरुष, मर्द औरत, उनकी तादाद के साथ अगर कोई आपके घर का फर्द गैर हाजिर है और इसी मुल्क के अंदर है, स्वदेश भित्रा, अगर इसी मुल्क के अंदर है तो वो गणक जाकर के आपको बतलाएगा। उसी तरीके से अगर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारे घर के अफराद जो है विदेश में है, तो अगर वो विदेश में है तो उनको भी इसी सूचीकरण में शामिल किया जाएगा, उनकी भी जो है गिनती इस फॉर्म के जरिए से हो जाएगी। अब ये पहला खंड जो है परिचयात्मक खंड खत्म होने के बाद अब आपके पास जो है दूसरा खंड जो गणक लेके बड़ा फॉर्म है, मोटा लंबा चौड़ा है, तो उसमें से पारिवारिक खंड आता है। अब ये पारिवारिक खंड का जो उद्देश्य है, आपके घर के हालात जानने की कोशिश करते हैं, उसमें से सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। सिर्फ आपको जो है वो लोग पूछेंगे ये चीजें आपके पास है या नहीं है, उन लोगों को सिर्फ टिक लगाना है या कोड नंबर डालना है। पारिवारिक खंड के अंदर सबसे पहला नंबर ये है कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना घर है या भाड़े में रहते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत तो आपको घर मिला हुआ है, या कोई दूसरी बात है अन्य में कर करके उसको लिखना होगा। अगर आपका अपना घर है तो बताइए कि मेरी अपनी घर है, मैं उसमें रहाइश पड़ा हूँ, और या किराए पे लेकर के आप रहते हैं तो उसका विवरण दे, या अगर आप संस्थागत रूप से रहते हैं तो उसको विवरण। दूसरा जो सवाल है उसमें कि आपका जो घर की बुनियाद है वो किस तरह की है, यानी मिट्टी से उसकी जुड़ाई हुई है, ईंटा से हुई है, पत्थर से हुई है, या सीमेंट से जुड़ाई हुई है, ईंटा पत्थर से हुई है, दूसरे नंबर। तीसरे नंबर यह ढलार या पिलर सहित के साथ में है, या और चौथे नंबर भी है काठ, बांस और खंबा वगैरह से ये बना हुआ है। तो जो भी होगा वो लोग पूछेंगे, वो लोग फिर उसमें 1 2 3 4 कोड है, उसके मुताबिक वो लोग डालेंगे। तीसरा जो सवाल है कि आपके घर के बाहरी बनावट किस तरह से है, यानी मिट्टी की जुड़ाई है पहले नंबर पे, ये मिट्टी और या इसी तरीके से ईंटा और ढूंगा मिल करके, या सीमेंट और इसी तरीके से ईंटा और ढूंगा मिल करके, या काठ या फलियाग इस तरीके से, या बांस या इस तरह की दीगर सामग्री वो मिल करके, या कच्चा है, ईंटे का है लेकिन कच्चा, या इसी तरीके से अगर आपको जस्ता पाता टीन वगैरह का है, या फैब्रिकेटेड है, इस तरीके के ये जो तीसरे नंबर पे सवाल करेंगे। चौथा जो सवाल आपसे किया जाएगा कि आपके घर के जो है छत कैसा है, यानी जस्ता टीना और चादर का है, या सीमेंट का ढलाई है, या खर पराल का है, या टाइल का है, खपड़ा है, झिंगटी है, या उसी तरीके से ढूंगा है, स्लेट है, और छठे नंबर पे काठ का है यानी लकड़ी का है, या मिट्टी का है, या वगैरह वगैरह। तो ये चौथे नंबर पे सवाल किया जाएगा। और पांचवें नंबर पे जो पूछा जाएगा कि आपके घर के अंदर जो जमीन है उसकी कैफियत क्या है, मिट्टी है या लकड़ी उसके अंदर लगा है, या ईंटा है, या सिरामिक टाइल मार्बल लगा हुआ है, या सिर्फ सीमेंट का ढलान कर दिया गया है। ये सारी बातें मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इसलिए कि मुझसे कहा गया था कि सारी चीजें आप बतलाएं ताकि किस में हम लोग क्या किस तरीके से करें, आप लोग को
सारी मालूमात रहे, ताकि आप लोग पहले से उस चीज का प्रिपेयर कर सकें। छठा सवाल जो आपको किया जाएगा कि आपके परिवार में खाने पीने का जो पानी है उसका स्रोत क्या है, धारा पाइप के जरिए से है या धारा आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, पाइप आवाज है बंद घर कर परिवार दीजिए। सहित के साथ है, या ट्यूबवेल है, या खुला इनार है, या पहाड़ में जिस तरीके से मूल धारा होता है वो है, या नदी खोला, या जार बोतल से आप मंगा करके पानी पीते हैं। तो इसी तरीके से हमारे 7वें नंबर पे आपको जो सवाल किया जाएगा वो ये कहा जाएगा कि आपके खाने पकाने का जो है वो क्या है, खाना पकाने का माध्यम क्या है। जैसे लकड़ी से पकाते हैं, एलपी गैस इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, गोईठा और या इसी तरीके से बायोगैस इस्तेमाल करते हैं, मट्टी तेल इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से 8वें नंबर पे आपको सवाल किया जाएगा कि आपके घर में बत्ती बांधने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, सोलर का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी तेल या बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। 9वें नंबर पे आपको जो सवाल किया जाएगा वो ये है कि आपके घर में जो है बाथरूम किस तरह से है, फ्लश के साथ है या फ्लश के साथ सेप्टिक टैंक लगा हुआ है, या साधारण है या सार्वजनिक है, या आपके घर में लेटरिन बाथरूम है ही नहीं। परिचयात्मक खंड के जो है 9 के बाद 10वें नंबर पे अब आपके घर में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं उसके ताल्लुक से सवाल किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, लैंडलाइन, मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, कार, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल, विद्युतीय पंखा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन। तो इस तरीके से एक और हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें से हमारे जो है अयूब साहब थे रिसर्चर, उन्होंने कहा था कि आपके घर के बारे में भी ये पूछा जाएगा कि आपके घर का पंखा किस तरीके से है। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया जाएगा घर का पंखा कैसा है, बस आपको घर का पंखा विद्युतीय है या क्या है, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन क्या है, किस तरीके के, ये आपके घर के घरायसी सुविधा के बारे में पूछा जाएगा। 11वें नंबर पे जो है अगर आपके घर में किसी औरत के नाम पे कोई भी जगह अगर है तो घर है या घर और जमीन दोनों है या सिर्फ जमीन ही है या घर और जमीन दोनों नहीं है, इस चीज का विवरण आपको 11 नंबर पर देना होगा। 12वें नंबर पे ये होगा कि कृषि के अलावा, खेती पाती के अलावा, कृषि के अलावा या पशुपालन, जो कृषि के अंदर जो है ना, या चाहे खेती पाती या पशुपालन आता है, तो इन दोनों के अलावा जो है आपके पास घरेलू व्यवसाय क्या है, छोटे स्तर पे आप जो कर रहे हैं, घरेलू उद्योग है या यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन का है, या व्यापार क्या कर रहे हैं, या सर्विस में आप काम कर रहे हैं, या आपके पास कोई घरेलू व्यापार है ही नहीं। 13वें नंबर पे अगर है तो कौन चला रहा है, मर्द चला रहा है या औरत चला रहा है। ये आपका जो है पारिवारिक खंड मुकम्मल होता है। जब ये पारिवारिक खंड आपका मुकम्मल हो जाएगा फिर उसके बाद जो है इसी खंड के अंदर एक चीज को शामिल किया गया है, आपके घर में अगर हाल ही साल के अंदर कोई वफात पाया हो, यहाँ तक कि जो गणक है उनको एक अलग ही से फार्म दिया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि अगर आपके घर के अंदर हाल ही में अगर कोई मरा है तो किस कारण से मरा है। आमतौर से हमल के दरमियान या हमल से पहले या हमल के बाद इस तरीके के हादसा जो है ना ज्यादा आ रहे हैं। तो हमारी सरकार ये जानना चाहती है कि इस तरह के हादसा कितने हुए हैं और किस वजह से हुआ है, कब कैसे हुआ है। तो उसके लिए एक अलग फार्म ही रहेगा, लेकिन इसमें ये पूछा जाएगा कि 12 महीने के अंदर आपके परिवार में किसी की वफात हुई है नहीं। अगर किसी की वफात हुई है तो मरने वाले का नाम दिया जाएगा, वो मर्द है या औरत उसको बारे में आपको देना होगा। उनकी जब वफात हुई तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, वो जब इंतकाल किए तो उनकी इंतकाल होने की क्या वजह रही। अगर इंतकाल होने वाले में अगर औरत है तो उनकी हालत क्या थी, यानी वो हमला थी या यानी हमल के बाद उनका था या क्या था, बीच में था या क्या है, सिर्फ औरत के ताल्लुक से ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद जो है जैसे मैंने कहा कि अगर आपके घर में कोई बंदा हाजिर नहीं है, नेपाल के किसी दूसरे कोने में है या बाहर है, तो उसके बारे में आपको विवरण देना होगा। अगर आपके घर के परिवार में कोई उपस्थित नहीं है, बाहर है, तो उसके बारे में आप जानकारी दें। अगर है तो उसका नाम दें, मर्द है या औरत, कौन गया है, जाते वक्त विदेश जाते वक्त उनका उम्र क्या था, जिस वक्त वो गए थे विदेश उस वक्त उनकी जो है ना तालीमी लियाकत क्या थी, और जब ये गए तो कितना साल हुआ, यानी गए हुए उनको 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, और ये विदेश जाने का उनका क्या कारण था, यानी पढ़ने के लिए गए या क्या करने के लिए। वो सारी चीजें कोड है, वो कोड में जो भी गणक भरेगा वो है। गए हैं तो किस मुल्क में गए हैं, उस मुल्क का नाम लिखिए, कोड तो वो खुद ही लिख देंगे।
अब ये जो है आपका पारिवारिक खंड मुकम्मल होता है। अब जो असल मुद्दा है हम लोग का, जिसमें हम लोग को अपना व्यक्तिगत खंड देना है, पर्सनल डिटेल जो है जिसमें देना है, वो चीज है। इसमें यह है कि अगर जो परिवार मूल्य होगा, परिवार मूल्य का नाम देने के बाद जितने लोग उस घर के अंदर खाना खा रहे हैं, उस घर के जो जितने भी अफराद सदस्य हैं, उन सब को जो है ना नाम लिखा जाएगा। सबके नाम लिखने के साथ जो है घर के जो गार्जियन है उनके साथ इनका क्या नाता है, यानी बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, सारे चीजों का उसका डिटेल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इनकी पैदाइश कब हुई। लेकिन एक बात है, हम लोगों से ये कहा गया है कि किसी का जन्मदाता ना लें, किसी का नागरिकता ना मांगे। अगर कोई देना चाहता है प्रूफ के तौर पे जन्म मिति के, तो ले सकते हैं और उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी ने अपना तारीख पैदाइश बतलाया तो उसको हम लोग को वर्ष लिखना है। अगर वर्ष बतलाया तो उसमें तारीख पैदाइश लिखना है। ये गणक लोगों का काम है। फिर उसके बाद छठे महल के अंदर जो है, अगर वो 5 साल या उससे ज्यादा उम्र का बंदा है तो उसका जन्मदाता हुआ है या नहीं हुआ है, इस ताल्लुक से जो है पूछा जाएगा। अब जो हम लोग का आमतौर से जो है, जिसमें हम लोग एक मुसलमान को आमतौर से हम लोग जो है जागरूक कर रहे हैं, वो ये है कि अगर जिस बंदे का आप विवरण दे रहे हैं, जैसे घर मूली है या उसका कोई नातेदार है, तो उसका जात जाति क्या है। ये बात वाजे हो कि नेपाल के जितने भी मुसलमान हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, मेची से लेकर महाकाली तक, जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबका जो है जात जाति अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जात जाति पूछे तो कोई अंसारी, मंसूरी, हलवाई, राइन कुछ भी ना बतलाए, इसलिए कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही बतलाना है कि हमारा जात जाति जो है मुसलमान है। जात जाति के कलम में जो भी जात जाति बताएगा उसके हमारे पास किताब है, सारे जात जातियों का बकायदा एक किताब के अंदर कोड रखा हुआ है। जो भी जात जाति आप बोलेंगे तो बकायदा वो ढूंढ करके उसका वो कोड किताब से निकाल करके लिखेगा। अगर आपने कह दिया कि मैं धोबी हूं, तो फिर वो धोबी जो है, जो गैर मुस्लिमों में होता है या इस तरीके से जो भी होता है, वो ढूंढ करके अगर नहीं मिलेगा तो अन्य में डाल देगा। इस तरीके से आपकी जो है अस्तित्व है, आपकी मौजूदगी वहां न्यून हो जाएगी। आपके जात जाति जो मुसलमान हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जात जाति में तमाम मुसलमानों से दरखास्त है कि वो मुसलमान ही कहें, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। फिर उसके बाद अहम मुद्दा जो आमतौर से सोशल मीडिया में आजकल जो है गर्दिश में है, वो ये है कि जो आदमी जिसका विवरण ले रहे हैं उसको पुरखा भाषा कुन हो। देखिए, पुरखा के भाषा के ताल्लुक से मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ अपने अपने रुझानात हैं, नजरियात हैं। पुरखा के बारे में जो किताबों में लिखा हुआ है, जो हम लोग को ट्रेनिंग में बतलाई गई है, और यही है कि जैसे आपके आबा व अजदाद जो जुबान बोलते थे, ये इसका ख्याल इसलिए रखा गया है कि बहुत से ऐसे जुबानें जो नेपाल में बोली जाती थी, अभी वो लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो बहुत से समुदायों की संस्कृति को बचाने के लिए नेपाल सरकार ने पुरखा को भाषा उसमें शामिल किया है। तो पुरखा को भाषा आप वही लिखाएं जो आपके आबा व अजदाद बोलते थे। उसके अंदर जो आप पुरखा का भाषा बोलेंगे, नेपाली, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, तो वो लोग उसमें देख करके उसका जो कोड है, वो लोग उसमें उसका नाम भी लिखेंगे, फिर उसका कोड भी डालेंगे। ऐसा नहीं कि वो कोड डाल दे फिर आपको समझ में ना आए, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बाकायदा उस जुबान का वहां नाम भी लिखा जाएगा। जब ये सारी चीजें लिखी जाएंगी तो आप बाकायदा वहां देख सकते हैं, तो उसका नाम भी लिखा जाएगा और उसके बाद उसका वो लोग कोड भी लिखेंगे या नाम लिख करके छोड़ देंगे, बाद में अपना वो लोग कोड डालते रहेंगे। सबसे अहम मुद्दा जो आम तौर से सारे लोग जिसके तरफ जो है मुतवज्जे हैं कि मातृभाषा कुन हो। देखिए, मातृभाषा जो है, इंसान का मातृभाषा वो होता है जो उसका पहला भाषा होता है। यानी इंसान पैदा होने के बाद जो है जो जुबान वो सीखता है, सुनता है अपने माँ से, उसी जुबान को उसको पहला जुबान या उसको मादरी जुबान या मातृभाषा कहा जाता है। अब जिन लोगों की मातृभाषा या मादरी जुबान उर्दू हो, वो लोग बिला झिझक उर्दू लिखाएं। जिन लोगों की मातृभाषा भोजपुरी हो, वो लोग भोजपुरी लिखाएं। जिन लोगों की मैथिली हो, मैथिली लिखाएं। जिन लोगों की अवधी हो, अवधी लिखाएं। या जो जिस जुबान के भी जानने वाले हो, या मियाँ भाषा आजकल एक आया है तो वो लोग उसको भी कह रहे हैं, तो जो अपना है वो लिखा है। कुछ लोगों ने इस ताल्लुक से ये कहा कि जो है जिन लोगों की मातृभाषा उर्दू लिखाए जाए, चाहे उनकी मातृ जुबान उर्दू हो या ना हो। इस ताल्लुक से जो है सही बात यही है कि जो डिफिनेशन है किताब की, तो यही कहता है कि मादरी जुबान अगर आपकी नहीं, अगर आप दूसरी भाषा लिखा रहे हैं तो ये इस डिफिनेशन के मुखालिफ है।
और जो अध्याय है कि आदमी का जो मादरी जुबान है, इसलिए कि बाद दफा ऐसा भी हुआ है कि जनगणना होने के बाद अगर किसी समुदाय को शक लगा है, उन समुदाय के ताल्लुक से किसी एक एरिया में जनगणना किया गया है, जैसा कि इससे पहले वाले सेमिनार जो वर्चुअल मीटिंग में हमारे अयूब साहब ने कहा था कि परसा जिला का एक जो है एरिया को हम लोगों ने कहा था, तो ऐसे मुसलमान ही नहीं बहुत से बल्कि बहुत से ऐसे दूसरी जातियां भी थी जिनका वहां मौजूद नहीं आया था। तो इस ताल्लुक से अगर कुछ लोग जो है उर्दू के प्रमोशन के लिए अगर उर्दू जुबान को मातृभाषा निकालते हैं, तो ये जो है ना उनका अपना जाति नजरिया है। और सबसे अहम बात जो है की तरफ जो ये है कि हमारा मजहब क्या है। आमतौर से जो पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपका मजहब क्या है, आप किस धर्म को मानते हो, कहते हैं हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो ये वाज़ेह हो कि आप मुस्लिम हैं लेकिन आप मुस्लिम मजहब को नहीं मानते, बल्कि आपके मजहब का नाम इस्लाम है। तो ऐसा ना हो कि आप मुस्लिम कह दें या मुसलमान कह दें, फिर वो लोग कोड ढूंढते रह जाए, फिर कोड ना मिले तो अन्य में वो लोग डाल दें, तो ऐसे भी आपकी जो है अस्तित्व खतरे में आ सकती है। तो लिहाजा आप लोग धर्म के बारे में जब पूछा जाए कि आप कौन से मजहब मानते हैं, तो वो मजहब का मतलब फिर वो मसलक वाला ना हो, तो कौन सा धर्म मानते हैं, कौन से दीन मानते हैं, तो उसमें आप ये कहें कि मैं इस्लाम मजहब को मानता हूं, मैं इस्लाम धर्म को मानता हूं। उसी तरीके से ये जनगणना सिर्फ नेपालियों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे नेपाल में रहने वाले और गैर मुल्की भी हैं। बल्कि अगर आप किताब में देखें तो किताब में जो है ना कई मुल्कों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो इसमें नेपाल के अगर आप नागरिक हैं, पूर्ण रूप से नेपाल के नागरिक हैं, अगर कोई भारतीय नागरिक हमारे मुल्क में नेपाल में रह करके काम करता है किसी दुकान के ऊपर, तो अपना बताए कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, चीन वगैरह या जो कुछ भी है, वो जिस भी मुल्क का होगा अपना नाम देगा, फौरन उस मुल्क का नाम हम लोग लिखेंगे। नाम लिखने के बाद जो उसका कोड होगा किताब से देख करके वो लोग कोड हम लोग लिखेंगे। अब ये जो है किसी की शादी हुई या नहीं हुई है, ये सवाल जो है नेपाल सरकार की देखिए योजना जो है 10 साल से जो भी ऊपर का होगा, 10 वर्ष वासोभन्दा माथी उम्र जितने भी लोग होंगे सबसे बारे में पूछा जाएगा, लड़का या लड़की, कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर शादी हो गई है तो ठीक है, लिखा जाएगा कि हाँ आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, डिवोर्सी हैं, इसका कोड होता है, सारी चीजें यहाँ विधवा हैं या आपके जो है ना हो सकता है डाइवोर्स हो गया हो, तो सारी चीजें यहाँ आप जो भी अवस्था आप बोलेंगे उसका कोड वो लोग लिखने के बाद फिर कोड डालेंगे या सिर्फ कोड इसमें डालेंगे। अगर आप बताते हैं कि मैं शादीशुदा हूं, तो ये भी पूछा जाएगा कि आपकी शादी किस उम्र में हुई। तो इस तरीके से आपका व्यक्तिगत खंड जो है कुछ हद तक मुकम्मल होता है। अब ये सिर्फ पेज 1 हुआ, अभी तो सिर्फ पेज 1 हुआ है, और पेज 2 में अब जाएंगे हम लोग। पेज 2 में जो है कोई खास चीजें नहीं है, लेकिन वो भी एक अहम चीज है, इसलिए कि एक जनगणना के ही माध्यम से ये बताया जाता है कि लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है हमारी क्या है। तो अब पेज 2 के अंदर जो है जो विवरण आता है, और सबसे पहले आता है ये कि शैक्षिक विवरण, आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, आप शिक्षा का आपका स्तर क्या है, शैक्षिक विवरण के बारे में पूछा जाएगा। जो जिस भी बंदे के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा कि वो पढ़ना लिखना जानते हैं या नहीं। पढ़ना लिखना दोनों जानते हैं, 1 नंबर। पढ़ना ही सिर्फ जानते हैं या पढ़ना लिखना दोनों नहीं जानते हैं, उस चीज को यहाँ लिखा जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर वो कह देते हैं कि मैं पढ़ना लिखना जानता हूं, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आप पढ़ना लिखना जानते हैं, तो आप जो है कब जो है आप पढ़ने के लिए कब आप गए या कभी गए ही नहीं। फिर उनसे पूछा जाएगा कि अगर आपने पढ़ लिया है तो आपने कितने क्लास उत्तीर्ण किया है। तो आप जितने भी क्लास कहेंगे, नर्सरी से लेकर के LKG UKG मास्टर जो भी आप कहेंगे, बाकायदा उसका नाम भी लिखा जाएगा और नाम के साथ साथ कोड भी लिखा जाएगा या सिर्फ कोड भी लिखा जाएगा। अब ये है कि हम जैसे आमतौर से दीनियात की तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, तो यहाँ ये भी पूछा जाएगा कि अध्ययन को क्षेत्र कौन हो, अध्ययन का जो है क्षेत्र कौन है। तो यहाँ आमतौर से मैं आपको बतला दूं कि यहाँ अध्ययन के जो क्षेत्र हैं, यहाँ जो है मानविकी, सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, कृषि, वन, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, कंप्यूटर सूचना प्रविधि, था छैन या अन्य,
तो यहाँ जो है ना धार्मिक भाषा को यहाँ जो है जगह नहीं दिया गया है। तो अगर आप ये कहेंगे कि हम धार्मिक शिक्षा को अर्जन करते हैं, धार्मिक तालीम, दीनी तालीम हासिल करते हैं, तो अन्य में अगर आप उसको लिखवाते हैं तो हो सकता है दूसरे गणना में आपको ये चीज आए लिख करके। अब इसके बाद जो है शैक्षिक विवरण के बाद जो है अब आपके आएगा जन्म संबंधी विवरण। ये जन्म संबंधी विवरण जो है आपके पास आएगा, ये असल उस कॉलम के अंदर आता है सराय बसाई संबंधी। अगर कोई बंदा यहाँ घर के अंदर अगर नेपाल ही में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है या माइग्रेट होता है तो उसके ताल्लुक से है। अब उससे ये पूछा जाएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, इसी गांव पालिका नगर पालिका में हुई या इसी जिले के ही किसी दूसरे गांव पालिका और नगर पालिका में हुई या किसी दूसरे जिले में हुआ या विदेश में हुआ। ये हमारे साथ ऐसा होता है कि आमतौर से किसी की पैदाइश मदीना में हुई, फिर आकर को नेपाली बंदा यहाँ करके रखता है या किसके वालिदैन वगैरह, ये सारी चीजें आपको उसके विवरण में देना होगा। अगर पैदाइश हुआ है तो आपका जो है जन्म किस जिले के अंदर, किस मुल्क के अंदर हुआ है, फिर उस मुल्क का नाम भी लिखा जाएगा, उसका कोड भी लिखा जाएगा। अब ये पूछा जाएगा कि आप अक्सर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, हमारे यहाँ अक्सर का मतलब 6 महीने होता है। अब ज्यादा से ज्यादा आप किस जिले में रहते हैं, इसी गांव पालिका नगर पालिका में रहते हैं या इसी जिले के अंदर रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप किस जिले के अंदर रहते हैं या विदेश रहते हैं, ये चीज पूछा जाएगा। अगर आप जहां रहते हैं तो उस जिले का नाम या उस मुल्क का नाम अगर आपको यहाँ देना होगा जिले। अब जिन्होंने सराय बसाई किया उसके ताल्लुक से है, जिस जगह से आपने सराय बसाई किया है उस जगह के नाम बताइए, गांव पालिका नगर पालिका का नाम बतलाइए। अब जहां आप सराय बसाई करके गए हैं तो आप ये बतलाइए कि आपको यहाँ सराय बसाई करते हुए कितने साल हुए। अब उसके बाद आखिरी में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपको यहाँ आने का कारण क्या है। जैसे इस जगह से आप माइग्रेट होकर के दूसरी जगह गए या दूसरी जगह से आप इस जगह आए, काम के ताल्लुक से, व्यवसाय के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से, शादी ब्याह के ताल्लुक से, या डिपेंडेंट होने की बिना पर, या किसी प्रकृति प्रकोप जैसे सैलाब वगैरह ये इस तरीके से कोई चीज अगर आती है, या खेती पाती करने की वजह से, या आपका ये पुराना घर था आप अपने घर वापस लौटे हैं, ये आपके अगर सराय बसाई आपने किया होगा इस ताल्लुक से आपको पूछा जाएगा। अब उसके बाद जो है प्रजनन के ताल्लुक से, यानी ये सिर्फ औरतों के ताल्लुक से ये सवालात है जो विवाहित होंगी, और विवाहित में भी 15 साल से लेकर के 49 साल को ही पूछा होगा। इससे पहले मैंने आपको बतलाया था कि शादीशुदा है या नहीं, वो 10 साल से जितने भी ऊपर हैं सबसे सवाल किया जाएगा। लेकिन शादीशुदा होने के बाद जो है आमतौर से 15 साल से लेकर के 49 साल तक की जो भी औरतें होंगी विवाह गरेगा महिला को ये पूछा जाएगा क्या हाल तक आपने कितने बच्चों की पैदाइश हुई है आपके यहाँ। इसमें से ऐसा भी होता है कि किसी के घर में जो है ना 6 या 8 बच्चे की पैदाइश हुई हो, उसमें से सिर्फ 5 ही बच्चे हों, तो ये भी सवाल किया जाएगा कि आपने जिंदे कितने बच्चे को पैदा किया हुआ है या कितने मर गए। फिर उसके बाद ये सवाल किया जाएगा मामला नंबर 28 के अंदर कि 12 महीना यानी 1 साल के अंदर कितने बच्चे आपके मरे। अब इसके बाद जो है एक सवाल है वो ये है कि 18 साल से जितने भी ऊपर के बच्चे हैं उनसे ये पूछा जाएगा। वो ये सवाल है कि आप किसके साथ रहते हैं। सॉरी 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आप किनके साथ रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं या सिर्फ अपने माँ के साथ रहते हैं या अपने बाप के साथ रहते हैं या बाप के साथ और अपने सौतीली माँ के साथ रहते हैं या माँ के साथ या सौतीली बाप के साथ रहते हैं या और किसी रिश्तेदार के साथ रहते हैं या कोई आदमी आपको यहाँ काम लगा है उसके साथ रहते हैं या किसी दूसरे आदमी के साथ रहते हैं। एक ये चीज जो है अहम चीज इस जनगणना की एक विशेषता ये भी है, इसके अंदर मैंने कहा था कि इससे पहले जो है 2 लोगों को इसमें आमतौर से शामिल किया गया जो इससे पहले वाले जनगणना में नहीं था। वो ये था कि तीसरोलिंगी जो तीसरोलिंगी है उनको इसमें शामिल किया गया था। और एक चीज पहले आमतौर से जो है ना आमतौर से लंगड़े और अंधे को जो है ना सिर्फ अपांगता के लिस्ट में डाला जाता था। इसमें अपांगता का लगभग
या उससे भी ज्यादा जो है ना 12-13 के करीब जो है अपांगता जनाया गया है। पहला यह है कि शारीरिक रूप से अपंग हो, यानी कि जिस्मानी तौर पे किसी किस्म के जो है माजूर हो, या उसकी जो है आंख देखना उसका कम हो, न्यून दृष्टि, या मुकम्मल तौर पे ही वो अंधा हो, या बहरा हो, या थोड़ा सा सुस्त सुनता हो, या सुस्त सुनता भी हो और देखता भी ना हो। इसी तरीके से तोतलापन उसके अंदर है, बोलने में उसकी कठिनाई होती है, या आवाज निकालने में उसको कोई परेशानी होती है, या किसी भी तरीके से मानसिक रूप से या मनोसामाजिक रूप से अगर जो है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है वो भी, या बौद्धिक अपांगता, जिसे मैंने कहा कि अगर उसका जो है ना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है उसको भी जो है ना अपांगता के अंदर शामिल किया गया है। और इसी तरीके से एक बीमारी है हेमोफेलिया, यानी अनुवंशीय रक्तस्राव इसको कहा जाता है। इस बीमारी का भी अगर कोई शिकार है तो भी। इसी तरीके से ऑटिज्म, ये एक ऐसा बीमारी है जो आमतौर से बच्चों के अंदर पाया जाता है, जो एक और किसी एक काम में एकसु रहते हैं, दूसरे की चीज की तरफ वो मुतवज्जा ही नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों को ऑटिज्म के शिकार बच्चों को कहा जाता है आमतौर से, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इस तरीके के बच्चों को भी माजूर में, या इसी तरीके ऐसा भी हो सकता है कि कोई फर्द बहुत से उसके पास इस तरीके से ऐब हो तो उसको भी रखा जाएगा, या आपका जो फर्द है घर का वो किसी भी तरीके से माजूर नहीं है। उसके बाद आखिरी, और इस सफे के दूसरे सफे की भी जो सबसे आखिरी जो है कलम है वो ये है आर्थिक क्रियाकलाप के ताल्लुक से। अब आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप अपने आमदनी के लिए मुख्य रूप से क्या काम करते हैं। अगर एक से ज्यादा, जैसे किराना फसल भी है, कपड़ा भी है, सर्विस भी है, सारी चीजें हैं, तो एक से ज्यादा आमदनी के जराए हैं आपके पास, तो उसको आपको यहाँ उल्लेख करना होगा। जो भी आप बताएंगे उस काम का जो है ना विवरण हमारे पास कोड है, और कोड उस नाम को भी हम लोग लिखते हैं और कोड भी लिखते हैं। काम को विवरण, पद भी लिखें, अगर किसी पद पे है तो उसको भी लिखेंगे। फिर उसी तरीके से फिर आपके बाद में जो है आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में फिर दूसरा जो सवाल किया जाएगा, क्या आप काम कहाँ कर रहे हैं। किसी संस्था में काम कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो वो संस्था किस किस्म का है, या अगर आप सेवा प्रदान कर रहे हैं तो सेवा किस प्रकार का प्रदान कर रहे हैं, सर्विस किस प्रकार की सर्विस आप दे रहे हैं, ये लिखना होगा। अब ये जो है काम में आप संलग्न है तो किस तरीके का आप संलग्नता है आपकी, यानी उसमें इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का है। दूसरे के काम में इन्वॉल्वमेंट है, या रोजगारदाता है यानी मालिक है, किसी को नौकरी दे रहे हैं, या खुद ही आप काम कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है, इनमें से तीनों में से कुछ नहीं है, आप अपने सिर्फ फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, सगा रहे हैं। फिर उसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर जो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आर्थिक काम को संस्थागत क्षेत्र कौन हो, कि जो भी आप जो आमदनी का जरिया है वो क्या है, सरकारी है, वित्तीय संस्था है, यानी या गैर वित्तीय संस्था है, या फाइनेंशियल जो आमतौर से जो कोऑपरेटिव बैंक वगैरह होते हैं, या इसी तरीके से नफा कमाने वाले कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या घरायसी क्षेत्र है, घरेलू कोई कामकाज वगैरह का ही है। फिर उसके बाद अगर आपने काम किया है 6 महीने तक, कम से कम आपने 6 महीने तक काम किया उसका भी, या 6 महीने के अंदर आपने कोई काम नहीं किया है उसका भी जिक्र आपको यहाँ करना होगा। अगर आपने इस 1 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है तो आपका काम ना करने की वजह क्या है, या आप विद्यार्थी रहे हैं, या घर धंधे में रहे हैं, या किसी परिवार के हेरचार में रहे हैं, या आपकी अवस्था जो है ना बिल्कुल वृद्ध है, यानी आप उम्र दराज हो चुके हैं, या बहुत ही ज्यादा आप बीमार हैं, या कमजोर हैं, या रिटायर होकर के पेंशन पा रहे हैं, या किसी सामाजिक सेवा के अंदर स्वयं सेविका के रूप में काम कर रहे हैं। अब जो है यहाँ ये पूछा जाएगा 1 साल के अंदर कि आपने काम खोजा या आपने काम की तलाश की या नहीं, तो आपको लिखा जाएगा कि हाँ हम मुकम्मल तौर पे जो है ना काम तलाश किए और उसमें मुकम्मल तौर पे वक्त बिताएं, या हमने जो काम किया उसमें हमारा जो इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा रहा, या बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारा रहा ही नहीं। ये उन लोगों के ताल्लुक से है जो लोग किसी भी तरीके से पेशे से मुंसलिक नहीं है। ये ही मुख्य जनगणना है और इसको मुख्य प्रश्नावली कहा जाता है, जिसके 2 सफात होंगे। पहले सफात के जो है ना खंड मैंने बता दिया, परिचयात्मक खंड होगा, उसके बाद पारिवारिक खंड होगा, उसके बारे में बताया, फिर व्यक्तिगत खंड भी बताया जिसके अंदर भाषा वगैरह और जात पानी और धर्म का जिक्र आया। फिर उसके बाद दूसरे सफा में मैं गया, दूसरे सफे जिसमें आपके शैक्षिक और सराय बसाई के ताल्लुक से आया।
फिर उसी तरीके से प्रजनन के ताल्लुक से आया और आर्थिक कारोबार के ताल्लुक से आया। अब इतना विवरण देने के बाद जो है आपका ये दूसरे चरण का जनगणना जो है मुकम्मल होता है। अब इसका जो है नफा नुकसान यही है कि अगर आप इस तरह का मुकम्मल विवरण देते हैं तो सरकार आगे चल के अगर किसी प्रकार की कोई योजना बनाती है तो उसका आधार यही डेटा हो सकता है और इसी के बुनियाद पे वो योजना परियोजना और किसी तरीके से सहायक, या अगर आपको किसी किस्म का क्लेम करना है कि हमारी इतनी संख्या है या हमारी ये भाषा है या हमारे एरिया में हमारे जनगणना या केंद्रीय तथ्यांक विभाग के हिसाब से हमारा इलाका इतना पिछड़ा हुआ है, तो आपके पास जो सोर्स होगा बतलाने के लिए वो यही होगा, जनगणना ही का जो है डेटा होगा। आप इसको दिखा करके किसी भी प्रकार के जो है संसद में अपनी बातों को उठा सकते हैं, अध्याय या विधेयक पास करा सकते हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है, जी सर। मेरा सवाल ये है कि जितनी चीज आप लाए हैं गिने हैं, अगर बारीकी से लिखे और सही सही लिखे तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि लोग तो इसमें जो है तफसील से लिखेंगे। सरसरी अपने तरफ से भी भर देंगे बहुत सारी चीजों को और कुछ चीजों को पूछेंगे भी। ये तो पहली चीज है। इस सिलसिले में जो है आपको भी जो है ज्यादा पता होगा क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अमूमी तौर पे देखा गया है कि ये सब जनगणना से लोगों को फायदा होना चाहिए, नहीं होता है ये तो नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से आप बतलाया ये तो उससे जो है जुबान की वजह से और बहुत सारी चीजों से, लेकिन ये भैंस जो है कितने हैं और मुर्गी कितनी है, बकरा कितना है, जमीन कितनी है, तो ये सब जो है उस पर टैक्स लागू करते हैं। टैक्स को जो है बढ़ा करके सारी चीजों पे टैक्स लागू कर दिया है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जैसे घर मिट्टी की है या घर नहीं है या इसी तरह से हामला औरत है, उसके पास वो सब सारी चीज तफसील जो है बतलाए हैं कि जो है लिखते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे कमजोरी को लिखते हैं कि उसके पास बहुत सारी चीज आप जो बतलाए हैं इसमें, तो उसका जो है सिर्फ जो है लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन देखता नहीं हो कि किसी को कोई अपांग है या कोई इस तरह से है तो अमूमी तौर पे ऐसे लोगों के लिए कोई सहूलत हो, चाहे इलाज का गवर्नमेंट की तरफ या क्या कुछ इस तरह से। तो ये चीज भी जो है पता नहीं आप लोगों के जरिए जो है पहुंच सकती है, या जो है इस चीज के बारे में आप लोगों को कुछ पता है या नहीं, क्या है? देखिए, सबसे पहले आपके जो है पहले सवाल के ताल्लुक से मैं आऊंगा कि इतना सवाल जो है लोग लिखेंगे या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो है, देखिए जितने भी गणक है आमतौर से, जैसे एक वार्डा के अंदर 2 या 3 अगर सुपरवाइजर हैं तो हर गणक के अंडर में 3-4 उससे भी ज्यादा जो है गणक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब हम लोग को, जब हम लोग जाते थे सुपरवाइजर के तौर पे वहाँ जो है ना सूचीकरण करने, तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता था, इसलिए कि हम लोग को सिर्फ नाम लिखना रहता था, घर मूली का, परिवार मूली का नाम, और उसी तरीके से जितने ज्यादा और बकरी वगैरह जो कुछ भी है, और उसके अलावा बैंक स्टेटस वगैरह लिख करके आ जाते थे। लेकिन इसको लिखने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा, मुझे बताने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो लोग जैसे आपने कहा मेरे पास कोई चीज नहीं है, तो फिर आगे वो चीज है उसी का विवरण आगे ऐड करना है। तो ये हर एक को मुकल्लफ किया गया है कि वो सारी चीजें पूछे और पूछ करके वो लिखे, और वो जो भी गणक है, इसलिए कि अगर वो चीज अगर कोई चीज छोड़ता है तो फिर हम लोग उसको चेक करेंगे, अगर नहीं करते हैं, अगर वो लोग अपने से भर देते हैं, तो ये आप लोग सामने बताने का ये उद्देश्य ही यही है कि इतने चीजों के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। तो अगर दूसरी कौम बेदार हो या ना हो, हमारी कौम जरूर बेदार रहे कि इतने चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो किसी चीज के बारे में सवाल नहीं करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हमने जो है वर्चुअल मीटिंग के अंदर जो है ये चीजें पाया था कि इस चीज के बारे में भी सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा, लेकिन आपने उसके बारे में सवाल नहीं पूछा। उसी तरीके से जब ये फार्म फिल कर रहा होगा तो अगर घर पे पढ़े लिखे लोग हैं तो सामने देखेंगे कि कहाँ वो कौन सी चीज जो है अपने से डाल रहा है, कौन सी चीज हमसे पूछ करके डाल रहा है, ये चीज है। तो गोया कि हर एक मुकल्लफ है और उसको लिखना होगा, और उसको लिख कर ही जो है उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कोई इसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो आप सबसे पहले उस चीज को देखें, या अगर किसी किस्म के अगर कोई अपने से कुछ लिख देता है तो चूंकि हम लोग सुपरवाइजिंग करते वक्त ही उसमें हो जाता है कि जब इसके पास इतना दौलत है या इसके पास ये चीज नहीं है तो ये चीज कैसे आ गई, या ये चीज कैसे उसके पास मफकूद हो गई, जब उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो ये कैसा संभव
है कि उसके पास ये चीज ना हो, तो एक सुपरवाइजर का काम उस तरह से होता है। अब जो दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, आमतौर से हम लोग भी फील्ड में जाते वक्त इस चीज का सबसे ज्यादा सामना किया कि अक्सर लोगों की यही शिकायतें हैं कि हमारे डेटा जो है आमतौर से सरकार लेती रहती है और विकास नाम का कोई चीज नहीं है। ये शिकायत हर एक की है और वजह है, और हुकूमत इसका सबसे अहम जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग का काम डेटा कलेक्शन का है। और मैं ये बता दूं कि अभी बहुत सी चीजें नहीं हो रही थी लेकिन हो रही हैं। और एक और जो है, जैसे हमारे यहाँ गरीबी निवारण का भी अभी भी डेटा कलेक्शन का काम हो ही रहा है, ये जनगणना का काम भी हो रहा है। और उससे पहले ही उन्होंने गरीबी निवारण, ये अर्थ मंत्रालय, ये हमारे गरीबी निवारण मंत्रालय या कुछ मंत्रालय है, उनके तरफ से ये काम हो रहा है, उसमें फोटो वगैरह भी खींचे जा रहे हैं और ये चीजें मांगी जा रही है। अब जो है सारे विवरण ले करके सरकार जो है करती है नहीं करती है या पांगता है, ये चीजें हैं। अगर आपको फौरी तौर पे किसी प्रकार का एड चाहिए तो आपका जो है ना जनप्रतिनिधि जो है आपके स्थानीय तह के जो है, सबसे पहले आपके वड़ाध्यक्ष, उसके बाद आपके गांव पालिका या नगर पालिका के जो है मेयर हैं, उसके बाद आपके जो है ना विधायक हैं, उसके बाद आपके जो है ना एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट, प्रतिनिधि सभा सदस्य, ये चारों लोग आपके सामने मौजूद हैं। फौरी तौर पे अगर ये डेटा को छोड़िए, अगर आप किसी वाकई में किसी तरीके से आप परेशान हैं तो किसी भी तरीके के मसले को हल करने के लिए 4 लोग आपके सामने मौजूद हैं, जो आपके बकायदा जो है जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उनके सामने जाएं, आप वडा कार्य में जाकर के चीजें गए। अब नेपाल के स्तर पे, पूरे मुल्की पैमाने पे अगर इस काम को किसी तरीके से, इसलिए कोई भी ऐसा तो नहीं कि अगर आपको कोई सुविधा आपको दिया जाएगा फिर दूसरे को नहीं दिया जाएगा, तो किसी प्रकार के कोई सुविधा और नियम कानून बनाने के लिए पूरे नेपाल का डेटा जो है देखा जाता है। तो ये जनगणना, इसका जो है ना मूल उद्देश्य मुख्तलिफ नाहियों से मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ रहा, लेकिन इस मरतबा का जो है ना वो जो डेटा इतना एडवांस इन लोगों ने किया है, इससे जो है ना मुल्क के अक्सर वो बेशतर मसाइल जो है इसी से हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही डाटा एंट्री का काम जो है ना 1-1.5 साल, जो भी 2 साल या मैक्सिमम 3 साल के अंदर मुकम्मल होगा। अब सरकार अभी भी बहुत से ऐसी चीजें, जैसे सड़क वगैरह के निर्माण के ताल्लुक से या इसी तरीके से बहुत से ऐसे सुविधाएं जो पहले नहीं मिल रही थी लेकिन अभी सरकार ने शुरू किया है, तो हम उम्मीद करें और इसके लिए जो पहल हो सकता है, वकीलों से राय मशवरा करें कि अगर इस तरह की चीजें अगर आ गई है डेटा के अंदर, जनगणना के अंदर, तो अब हम कैसे उसको पहल करके और उस सेवा और सुविधा को पाएं। और उम्मीद करें और सरकार से जो भी इसके ताल्लुक से जो है ना कदम उठाने के सही तरीके हो सकते हैं, उस तारुक से जो है हम पहल करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो ये समझे कि है हमारी जो सरकार है उसके अंदर नाहल किस्म के लोग हैं। अब वह नाहल फिर हम भी कह रहे हैं, फिर उन लोगों को चुन करके हम ही लोगों ने भेजा है। तो आप शुरू ही में खबरदार रहें और ऐसे ही लोगों को जो है आगे चुन करके भेजें जो हमारे लिए कुछ कर सके। जी एक और सवाल है। सवाल ये है कि अक्सर उमूमी तौर पे देखा जाता है कि जो लोग जो है औरतों के नाम से कुछ खरीदते हैं तो उसमें उसको जाहिर नहीं करते हैं, घर में जाहिर नहीं करते हैं, और ऐसी सूरत में डाटा लिखाते वक्त अगर लोगों ने छुपाया, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो अब उसको छुपाएंगे तो फिर उसका नुकसान क्या होगा? कुछ नुकसान है क्या? सबसे पहले उसका नुकसान ये होगा कि वो चीज जो है सरकार के इस डेटा के अंदर नहीं आएगी। जैसे आमतौर से देखिए, इसके अंदर जो कुछ भी इन्होंने पूछा हुआ है, ये दूसरे चरण में ये सिर्फ इतना ही सवाल है कि आपके महिला के नाम पे कोई जगह था या जमीन है या नहीं पहले वाले फार्म के में, या अगर कोई संघ संस्था, आपका कोई कारोबार औरत के या जगह आपके नाम है या नहीं, या घर और जगह दोनों है, या घर ही है सिर्फ या जमीन भी है। अगर है ना, सिर्फ इसमें हाँ और ना का सिर्फ देना है। अगर ऐसा हुआ तो इसलिए कि आजकल सारी चीजें डिजिटलाइज की जा रही है। जैसे आपका जो है नागरिकता भी अब जो है ना नेशनल आईडी काम से आ रहा है, तो धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने जो है वो डिजिटल होती जाएंगी। तो आगे चल कर के ऐसा अगर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा हम उसको टैक्स नहीं देंगे, तो बताएगा कि आपके घर में ऑलरेडी जो है ना कोई फर्द है जिसके नाम पे ये सब सारी चीजें मौजूद है। और ये जो डेटा जो है आमतौर से फुल्ली डेटा जो है हम लोगों ने पहले चरण ही में ले लिया है कि आपके पास जमीन कितना है या जानवरों की तादाद कितनी है। दूसरे वाले डेटा में सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा कि महिला के नाम पे नेपाल के अंदर किसी भी जगह में घर या जगह है या नहीं। अगर है तो घर और जमीन दोनों है, या सिर्फ घर है जमीन नहीं है या नहीं है।
तो इसका नुकसान आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार के नाम में ऑलरेडी उसके नाम में तो दर्ता हो गया है। कल होकर के मालपोत कार्यालय से जितनी भी चीजें अगर ऑनलाइन हो, अभी ऑनलाइन हो रहा है, जैसे अभी नक्शे का काम ऑनलाइन हो रहा है, लाल पुर्जा भी ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो जिस वक्त ऑनलाइन हो जाएगा, अगर आप इनकार करने के बावजूद भी वो सामने आपको तो दिखाएगा कि आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो गोया कि आप जो है वो क्या टैक्स न पे करने की वजह से छुपाने हुए में जाएंगे। तो जितने जब वो नियम कानून लग जाएगा आपके ऊपर टैक्स, तो जितने दिन का बकाया होगा वो सारा टैक्स आपसे ले लेंगे। और टैक्स वाली बात तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि डाटा लिखाने वाले जो है वो घर पे नहीं है, कोई होशियार आदमी, और बहुत सारी जगहों पे इस तरह से होता है, औरतें लिखाती हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो अगर लिखवाई तो और खुद नहीं लिखवाया इंसान, तो अब उसका नुकसान तो उस पर नहीं जाना चाहिए। वो तो लिखा उसमें एक ऑप्शन तो ये भी होना चाहिए कि डाटा कौन लिखवा रहा है, किसका डाटा कौन लिखवा रहा है, ताकि बाद में अगर कोई चीज गलत हो तो उसके ऊपर जाए। हाँ, तो इसी बिना पे हमारे यहाँ जो टर्म है परिवार मूल्य आमतौर से हमारे यहाँ ये माना गया है कि परिवार मूल्य कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारे बुजुर्ग गार्जियन है उनका नाम रखा जाए, बल्कि परिवार मूल्य का नाम जो है इसी बिना पे हमारे यहाँ इस गणना के अंदर पहले चरण के अंदर भी दूसरे चरण के अंदर भी परिवार मूल्य ऐसा व्यक्ति हो जो घर का लेखा जोखा रखता हो, और परिवार मूल्य ऐसा व्यक्ति हो जो घर का खर्चा वर्चा चलाता हो, जिसके घर के बारे में अक्सर मालूमात हो, चाहे वो आपके दादा हो सकते हैं, चाहे वो आपके अब्बू हो सकते हैं, चाहे वो आपके भाई हो सकते हैं, चाहे वो आपके जो है अम्मी हो सकती हैं, या आपके छोटे भाई भी हो सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और किसी भाई का कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी इम्तियाज भाई, जो राष्ट्रीय जनगणना जो पहला चरण का जो गूगल फॉर्म है, हाँ, तो मिसाल के तौर पे जैसे फर्स्ट में हम भूल जाते तो किस तरह से उसको किया जाएगा? जैसे वो ऑनलाइन ही सबमिट कर देंगे या किस तरह से हो जाएगा? देखिए, अगर फर्स्ट में जो है किसी का जनगणना छूट गया है, उसमें से जो है सबसे पहला ये है कि अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, जानकारी देना चाहते हैं, तो उसमें ऑनलाइन एक फॉर्म है, उसको फिल करें। ठीक है, तो हम लोग के पास जो है, हम लोग भी जो भी जनगणना के लिए सूचीकरण करते हैं, उसका एक उतार फार्म होता है। उतार फार्म हम लोग गणक को देंगे। अगर कोई छूट गया है, तो अगर गणक से वो चीजें आ गई, तो सबसे पहले उसका एक सफा 2 सफा हम लोग छोड़ करके रखते हैं, तो सबसे आखिर में उसका नाम लिखा जाएगा, उसको घर नंबर सारी चीजें दी जाएंगी, और वो जब वो डेटा कलेक्ट करके लाएगा तो सुपरवाइजर भी उसको पहले वाले चरण में उसको रखेगा, यानी आपका डाटा मिस नहीं होगा, फिर उसके बाद ऐड हो जाएगा वो। जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सूचीकरण का विवरण हम लोगों ने दे दिया है और ये दूसरे वाले गणना करें, बल्कि ये विवरण जो है दोनों एक साथ ही जो है सबमिट होगा जिला जनगणना कार्यालय में। इम्तियाज साहब, मेरा सवाल। हाँ ठीक है जी इम्तियाज साहब, मैं ये सवाल करता हूँ, ये सवाल हवाई नहीं है, ये मेरे ही अपने ऊपर गुजरा है। ये मान लीजिए हमारे वाली साहब और अम्मी दुनिया में नहीं है, और हम लोग 3 भाई थे, तो घराड़ी का बंटवारा हो गया, 2 भाई ले लिया घराड़ी, और हमको घराड़ी घर रहा नहीं, तो हम अपने बच्चे को ससुराल में भेज दिए या जयनगर में भेज दिए इंडिया में, लेकिन मेरा जो बाकी है हम देते हैं, नगरीता सब कुछ है, जब मर्द बजाते हैं बाकी देते हैं खेत का, तो हमारा नाम का, हमारे बच्चे का नाम कैसे आएगा? शेख जरा सवाल का मुख्तसर करके फिर से बोले। मुख्तसर ये करते हैं कि एक बाप के 3 बेटे हैं, बाप माँ गुजर गए, 3 भाई में जो घर था 2 भाई में तकसीम कर लिया और हमको जमीन में मिला दिया, तो हम अपने बच्चों को बाहर रहने के वजह से बेल्हा में घर नहीं बना सके, हम अभी ससुराल में रह रहे हैं इंडिया में, चाहे जयनगर में, तो हमारा नाम जनगणना में कैसे शामिल किया जाएगा? अच्छा ठीक है, तो अब आप तो बिल्कुल ही जो है दूर हैं, तो आपका जनगणना में नाम नहीं दिया। अगर आपके जो 2 भाई हैं, दोनों में से किसी ने कह दिया कि हमारे एक और भाई हैं जिनका घर नहीं है, उन्होंने आपको अपने ही परिवार में शामिल कर लिया, आप हाँ हमारे एक और भाई हैं, दोनों में से कोई एक, यहाँ हमारे यहाँ जो है ना, हमारा मकसद ये कि कोई छूटे ना, तो किसी भी तरीके से, जैसे अगर आप उन्हीं के साथ हैं लेकिन फिलहाल आपके पास घर नहीं है, आप अपने ससुराल में रहते हैं, आपके बच्चे भी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो एक जो आपके दोनों भाई हैं, उन दोनों भाइयों में से किसी एक को कहें कि आप अपने सदस्य में लिखें। अगर सूचीकरण में छूट गया है तो गणक जब आएगा, दूसरा चरण का जो होगा,
उसमें आप ये जिक्र करें कि हमारा एक भाई है और उसके 2-4 बच्चे हैं, जिसके पास यहाँ घर नहीं है लेकिन वो अपने इंडिया में रह रहा है, तो वो कम से कम जो है ना वो आपका एक संख्या जरूर आ जाएगा। जी जी, ठीक है इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये दूसरा इंतजार, दूसरा सवाल है मेरा, जैसे मिसाल के तौर किसी मसला की वजह से, जैसे जितने भी जायदाद है या मामू के या किसी के नाम पर मैं कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे अभी दूसरा जो जनगणना के जो पार्ट आएगा, दूसरा मर्तबा आएगा, तो वहां पर जो जमीन जत्थे के बारे में पूछा जाएगा, तो हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है, हमारे ऊपर तो जो जमीन जत्था जो जीरो रहेगा, क्योंकि मैं तो मामा के या किसी दूसरे के नाम पर कर दिया हूँ, तो वहां पर क्या किस तरह से लिखाएंगे हम? देखिए, पहले में आपने विवरण दे दिया है कि आपके पास जमीन जगह है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है दूसरे तौर पे जो है ना आपके पास जमीन जगह कितना है उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे वाले में दूसरे वाले जनगणना, हाँ, दूसरे वाले में कहीं यही पूछा ही नहीं गया है कि आपके पास जो है जमीन जथा कितना है। दूसरे वाले में मैंने फार्म ए से लेकर के बी में मुकम्मल तौर पे आपको जो है बतलाया। उसमें जो है ना पहला खंड जो है वो परिचात्मक खंड का है, जिसमें जो है आपके घर में क्या क्या चीजें हैं वो। उसी तरीके से दूसरा खंड जो है पारिवारिक खंड का है, जिसमें वो क्या क्या सामान है और कौन मृत्यु है। और उसी तरीके से फिर व्यक्तिगत खंड में आपको जो है ना जाति धर्म वगैरह है। फिर उसके अलावा आपका दूसरे सफा में शैक्षिक के बारे में है, बसाई सराई के बारे में है, प्रजनन के बारे में है, आर्थिक के बारे में है। तो कारोबार के ताल्लुक से है, उसमें जमीन जथा के बारे में सवाल ही नहीं है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपने तो बहुत सारी बातें बताई माशाल्लाह, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। लेकिन हो सके तो स्क्रीन के शॉर्ट में बताते तो थोड़ा और आदमी को समझ में आता, स्क्रीन कर करके वो 1 बाय 1 करके तो बेहतर होता है। नेक्स्ट टाइम में दिखाते हैं। चूंकि मैं दुकान पे हूँ तो मैं वीडियो करके आपको दिखा सकता हूँ। ये अभी तो गुजर गए इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम में ये फार्म जो है मौजूद है और सबके पास मौजूद है। इसका नमूना आप लोग जो है देख सकते हैं। ये भी मेरे पास नमूना है। तो इसके लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि जो ये हमारे जलालुद्दीन भाई साहब हैं या जी कासिम राइन साहब हैं, इसके फार्म मौजूद है। अगर इसमें शेयर का ऑप्शन हो, इसलिए कि स्लाइड शेयर का ऑप्शन होस्ट के पास ही होता है। अगर स्लाइड शेयर का ऑप्शन हो तो वो बराए मेहरबानी स्लाइड शेयर में जो है ना इन दोनों सफात को पीडीएफ फाइल में मौजूद है। दोनों सफात को जो है ना जेपीजी में कन्वर्ट करके दोनों सफात को 1 बाय 1 स्लाइड 1 स्लाइड 2 कर दें। जी शकील बाबू कर दीजिए अगर मुमकिन हो इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी इम्तियाज भाई, मुझसे एक ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट चरण का जो जनगणना हुआ उसमें कोई चीज मिसिंग हो गया, उस टाइम में उसका कोई घर का जो मूल सदस्य है वो नहीं है, और सेकेंड चरण का भी कोई जनगणना हो रहा है उसमें भी नहीं है, अब कोई चीज उसमें मिस हो गया तो उसमें कितने दिन के बाद हम ऐड कर सकते हैं? कितने दिन तक टाइम रहेगा उसमें मेरे पास ऐड करने का? और कैसे इसका हाँ नहीं कोई चीज भी मिस हो गया तो उसमें मान लीजिए मैं कोई भी चीज ऐड करना चाहता हूं तो कितने दिन के बाद कर सकते हैं और उसका मेथड क्या है ऐड करने का? इसके बारे में थोड़ा मुझे उसकी नौयत बताएंगे। जैसे पहले चरण में आपका घर परिवार सूचीकरण में आपका नाम आ गया तो उसमें जो जितनी चीजें पूछी गई थी आपने उसको दे दिया, ठीक है। दूसरे चरण में जो आपको मुकम्मल तौर पे वो लोग सवाल करेंगे तो ये जैसे मिसाल देकर के बतलाएं कि क्या चीजें आपको छूटी है, क्या चीज जैसे आपके दिल में जो सवालात आ रहे हैं तो मसलन क्या चीज छूट गया आपको बतलाना। नहीं कोई भी चीज ऐसा हो कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी चीज तो वो छूट जाए तो उसके बाद में मुझे ऐसा बात एहसास हो कि यार मैं तो ये बताया नहीं, ये बात नहीं मुझसे अधी हुआ, तो उसमें कैसे फिर बाद में कितने दिन के बाद तक मैं ऐड कर सकता हूँ ये बात? देखिए पहले चरण का जो अगर आपका मुकम्मल ही तौर पे डेटा ही आपका कलेक्ट नहीं हुआ है हाँ तो उसमें जो है जो लिंक है अभी ऑनलाइन का उसमें तो आप कर सकते हैं। दूसरे चरण में अगर आप जो है ना उपस्थित नहीं है तो हमारे यहाँ गणना को ये कहा गया है कि 1-2 दिन जब वो अवेलेबल हो इंतजार कर ले, इसलिए कि उनको 14-15 दिन का वक्त है।
जी 14-15 दिन में अगर आप जब भी अवेलेबल होंगे तभी जा करके बकायदा उसको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। इसलिए हमारा हाँ। अभियान है कि कोई किसी का नाम दोहरा ना हो और कोई छूटे भी ना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपने इसकी डिफिनेशन की है और बहुत तफसीलात आपने बताई। अल्लाह को जज़ा खैर अता फरमाए। और जज़ाकल्लाह ताखीर खैर। की वजह से जो है हमारे कुछ मेहमान आए हुए थे जो खास थे, लेकिन वो लोग बुजुर्गवार भी थे और चले गए, वो लोग निकल गए हैं। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। जमीयत उलमा नेपाल के जो रोहतहट के जो अमीर थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं बहुत इंतजार किया कि शायद कुछ मुख्तसर हो, लेकिन मैंने आपको कहा भी बिल इख्तिसार करें, और बेचारे बुजुर्गवार चले गए हैं और बहुत सारे लोग इसमें से निकल गए हैं, इसलिए वक्त की कमी रहती है हमारे साथ। और मैंने अली हुसैन रईन साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। ये कतर के अंदर बहुत ही मुतहरिक किस्म के एक नौजवान है जो तमाम कमेटी से और समिति से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इस ताल्लुक से भी उन्होंने बहुत जागरूकता की है। इंशाल्लाह आज उन लोग से मुलाकात भी होंगी। तो अली हुसैन साहब अपना ऑडियो और वीडियो खोलें और आप जो है क्या आपकी भूमिका है इस ताल्लुक से आप जरा बताएं हमें। अली हुसैन साहब। जी अली हुसैन साहब अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें। चलिए, आप लगता है मुझे मशगूल है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे शेख बशीर हबीब मदनी साहब जो है वो बताएं कि अपने गांव में जो अभी जैसे हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद, कम से कम ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपने गांव में किस तरह से अपना भूमिका अदा करें। बिस्मिल्लाह। फैयाज साहब जरा आप बैठ जाए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल है और आपको सारे लोग देख रहे हैं। कोई आते हैं, कोई तौलिए में आ जाते हैं, कोई गंजी में आ जाते हैं और पता नहीं कोई सो ही जाते हैं। अच्छा नहीं है मेरे भाई, तो आप लोग इसका एहतियात करें। जी शेख बशीर साहब। शेख का जो है आखिरी ही में रखें, दुआ भी कर देंगे साथ ही साथ। शेख अब्दुल रहीम साहब, हमको 2:30 बजे दूसरे जगह भी जाना है, आपको मालूम है, और शेख कासिम जानते हैं। जी जी जानते हैं। आप ही लोगों से सीख करके कुछ दूसरा भी काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह कामयाब करे। हाँ, तो इन सारे लोगों को पैगाम दे, ये लोग अपने गांव में क्या करें, अपने अपने जहाँ तक इनकी पहुंच है या टेलीफोन है जिनके पास, तो ये लोग क्या करें। जी जी जी, तो कहीं पर आवाज आ रही है करके उसको बंद करें तब बोले इंशाअल्लाह। जी देखिए, बिस्मिल्लाह। साथियों, मैं अपने हिसाब से जहां तक समझा हूं इस जनगणना के बारे में कि क्या करेंगे हम लोग, वहां पर एक बात ये कहना चाहते हैं शेख कासिम साहब के हम लोगों का सबसे बेहतरीन चीज है मिंबर और सारे उलमाए किराम हर जुमा को हर मस्जिद में जहां तकरीर करते हैं, जुमा में जो भी मजमून खिताब हो 5 मिनट के लिए जरूर जनगणना के बारे में कहें। ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई अहले हदीस है तो वो अपने अहले हदीस गांव में, और अगर देवबंदी है तो वहां जाकर के अहले हदीस या बरेली कोई गांव में समझाने जाएंगे तो नहीं समझेगा, लेकिन उसका आलिम अगर जुमा में कहेगा तो वो मान लेगा। सबसे बेहतरीन तरीका है हर जुमा के नमाज के बाद 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए जनगणना के बारे में बताया जाए। दूसरी बात यह है कि हर आदमी जो होता है, हर आदमी उतना समझदार नहीं होता है और बराबर किसी न किसी संस्था का कोई ना कोई इंक्वायरी या सर्वे होता रहता है, तो
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया याद दहानी के लिए। मैंने मरकजी जिला जमीयत अहले हदीस के अंदर मैंने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया था और मैंने कहा था कि झगड़ा हो जाना ये ऐब नहीं है, इसको बाकी रखना ये ऐब है। फसले बैनुहुमा का काम करने वाले भी कुछ होने चाहिए, इसका भी मैंने तस्करा किया था। और मैंने ये भी कहा था कि जब हमारे अंदर तनाज़ा हो जाए तो हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि हर आदमी मोहतरम है, हर आदमी मुकर्रम है और हर एक को एक दूसरे का एहतराम करना फर्ज है, जरूरी है। ऐसा ना हो कि किसी ने गलती की फिर आप उसका सामना करेंगे गाली दे करके तो फिर आपको सर झुकाना पड़े। तो मैंने कहा था कि आप लोग कभी आए बैठें और इस ताल्लुक से अगर आप चाहते हैं कि मकसद हयात वाला ये काम करें, दोनों को बिठाएं, तो टेबल टॉक के लिए मैं हाजिर हूँ और हमेशा हाजिर हूँ, ये भी मैंने कहा था। कुछ लोगों ने हमें जवाब भी दिया बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन जिन जिन लोगों से हमें जवाब चाहिए था उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वरना पिछले हफ्ते में सोचा था कि जमीयत और जमात के ऊपर ही मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन जब किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हमने कहा खामखा इसको मैं उलझाऊं और उसको उसमें उलझूं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं और उसके अंदर हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। इम्तियाज भाई कुछ पूछ रहे तो लेकिन मैं खामोश रहूं ऐसा मैं भी हो भी नहीं सकता है, मैं ऐसा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि मैं खामोश रहूं। लेकिन मैं कभी कभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा वॉइस भी डाल देता हूँ कि लोग उसके तरफ तवज्जो पे फिक्र करें कि भाई हम सब मुसलमान हैं, साहबा किराम के अंदर भी झगड़े हुए हैं, तनाज़ात हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने कुरान हदीस आयत कर दी तो सब लोग जो है सीधा हो जाया करते थे। आज हम लोगों के सामने हजार बातें आती हैं लेकिन हम लोग बिल्कुल सीधा होने का नाम नहीं लेते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम ही सबसे बड़े दक्काक हैं। तो अभी भी कोई बात नहीं, टेबल टॉक करें ना, झगड़ा हो गया, सब मोहतरम आदमी है, बड़े बड़े दक्तूर लोग हैं। हम तो हमने कहा भी कि अगर आप लोग चाहते हैं टेबल टॉक करने के लिए तो आए, नहीं तो जूम मीटिंग है, हमको जब बोले हम जूम मीटिंग करके आपको 10 आदमी को 5 आदमी को दोनों तरफ के लोगों को बिठा करके हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। जब भी किसी को मैं देखता हूँ अपने इस मामलात के अंदर, अपने इलाके के अंदर किसी भी के अंदर के थोड़ी सी गड़बड़ी है तो मैं पर्सनली तरीके से उसको फोन करता हूँ कि क्या तकलीफ है आपको, क्यों आप नाराज है, क्या बात है। मैं पर्सनल तरीके से उनको पूछने की कोशिश करता हूँ और उनके दुख को दूर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ताकि हमारे बीच जो है ना कलक न हो और हमारे बीच दूरी न हो। तो इसके ऊपर उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए जो लोग कुर्सी के तालिब हैं, जो कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, और जो लोग जो है लड़ाई के अंदर जुड़े हुए और फंसे हुए हैं। जब तक वो लोग कुछ चाहेंगे नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, हम लोग तो सिर्फ बात ही बनाएंगे, करना उन लोगों को, आना उन लोगों को है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि उन लोगों तक ये बातें पहुंचा दें तो पहुंचाएं। कभी हम आप हो गए शेख अब्दुल रहीम है, हम लोग भी बैठ जाएंगे, वो लोग भी दोनों तरफ के लोग 2-4-10 बैठ जाए, जो ओहदे वाले हैं, इधर भी ओहदे वाले उधर भी ओहदे वाले हैं, तो बैठेंगे तो मामला हल होगा, नहीं बैठेंगे तो ये झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए कि टुकड़े टुकड़े होगा और न जाने कितने टुकड़े होगा हमारी जमीयत जमात, कोई नहीं जानता है। इसी तरह से जो है इंडिया के अंदर आप लोगों ने देखा शेर खान साहब ने आकर के माशाल्लाह मिला दिया, वो बड़े बड़े लोग तो उसके अंदर भी थे जो अलग अलग होकर के पार्टी बंदी किए हुए थे, वो भी अमीर है, वो भी इस तरह भी अमीर, इधर सिक्योरिटी उधर सिक्योरिटी। लेकिन किसी एक बंदे को समझ आया, उसमें से शेर खान जमील साहब थे, उन्होंने कहा कि यार इस तरह से अच्छा नहीं है, बैठाया जाए, लोगों को समझाया जाए, समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझे। हमारे नेपाल के अंदर भी ऐसे लोग नहीं, ऐसे बात नहीं है, एक से एक लोग है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सामने आना पड़ेगा, है ना। कैसे किया जाए, दोबारा इलेक्शन हो, कैसे उन लोगों को कैसे शामिल किया जाए, नहीं किया जाए, सारे नेपाल के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए या जो लोग फार्म भरे हुए उनको इकट्ठा किया जाए। तो हर तरफ देखता हूँ कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ खराबियां हैं, चाहे जली जमीयत के हिसाब से सूबाई तरीके से हर जगह धांधली होकर के काम किया जाता है। जब धांधली करके काम करना होगा, कुर्सी ही की लड़ाई रहेगी तो जाहिर सी बात है अपने अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे। हमें कौम के लिए क्या करना, कुछ देख रहे हैं आप, कौम के लिए कौन क्या कर रहा है, कौम के लिए जो सोचना चाहिए, जो अभी वक्त था, इसके ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जमीयत जमात को थोड़ा दूर कीजिए, इसके ऊपर आइए, जो हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन किसी के समझ में ये बातें नहीं आ रही है। मैं अपना बोलता जा रहा हूँ, अपना हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग साथ आकर के अपना हक अदा करते हैं, अब यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। इम्तियाज भाई बस एक लफ्ज कहना चाहूंगा, एक लफ्ज कहना चाहूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, एक लफ्ज कहना चाहूंगा। कुछ भी हो, मरकजी जमीयत अहले हदीस का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, अगर कुछ भी इख्तिलाफ करना हो तो उसी में रहना चाहिए, उसी में जो कुछ भी बकना है करना है उसी में जो है करे, लेकिन फेसबुक पे नहीं जाना चाहिए, जिससे पूरे जो है दुनिया के लोग जाने कि नेपाली कौम इस तरह की कौम है।
अल्लाह करे हमारे मुसलमानों में इम्तियाज ये भाई के शऊर दिल में पैदा होता हो है जाए। महदूद होना चाहिए। अल्लाह ने अगर बार आप बार इस्लाह कुरान में कहा चाहते है कि तुम्हें इसका आप शऊर नहीं, तुम्हें इसका शऊर नहीं, तुम्हें इसका शऊर नहीं, बार बार कुरान में आप जिक्र किया है। आप ये आप शऊर ही नहीं इस्लाह पैदा हो रहा हमारे यहाँ। नहीं, आप इस्लाह करना चाहते हैं तो आप उसी ग्रुप में डालें, उसी में अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हैं मरकजी जमीयत अहले हदीस के ग्रुप में, और जो कुछ भी होगा वो होगा। लेकिन फेसबुक पे डालना ये इस्लाह मैं नहीं समझता हूँ, ये समझता हूँ कि इफसाद है। आप जो है उससे जो है क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं, क्या उससे जो है तासुर जाएगा? ये नहीं है कि सिर्फ जो है वही लोग बदनाम होंगे, सारे के सारे लोग